अगर आप भी एसएससी सीजीएल मेंस की तैयारी करना चाहते हैं तो अभी ज्वाइन करें राकेश यादव सर के फ्री मेंस के बैच को, जिसकी क्लासेस 15 सितंबर से मैथ्स बाय राकेश यादव सर यूट्यूब चैनल पर शुरू हो चुकी है, जिसमें मैथ्स राकेश यादव सर पढ़ाएंगे और रीजनिंग अरुण सर और इंग्लिश बाय गोपाल वर्मा सर और जीएस यश रावत सर। और इसके साथ राकेश सर ने सीजीएल मेंस के लिए एक मैथ्स की बुक भी लॉन्च की है, जिसकी फ्री पीडीएफ आपको राकेश यादव सर व्हाट्सएप चैनल पर मिल जाएगी। और सिर्फ यही नहीं, अगर आपको मॉक टेस्ट लगाने हैं तो वो भी कैरियर विल ऐप पर 21 रुपए में 21 मॉक टेस्ट लॉन्च किए हैं। और जो स्टूडेंट इस सीरीज से जुड़कर सिलेक्शन लेता है तो उसे कैरियर विल की तरफ से 21,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। तो अभी जुड़े मैथ्स बाय राकेश यादव सर यूट्यूब चैनल पर और करें अपना सिलेक्शन पक्का। नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की इस प्यार भरी महफिल में। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों को बहुत अच्छे से ये पता है कि आपके एग्जामिनेशन में ग्रामर का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है, वोकैबुलरीज का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है, और एक ऐसी सेगमेंट जो सबसे ज़्यादा बच्चों को पीछे ढकेलती है, जो सबसे ज़्यादा बच्चों के स्कोर को कम करती है, और वो है आपका कॉम्प्रीहेंशन जोन, जिसके अंदर आपका रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, जिसके अंदर आप लोगों का क्लोज टेस्ट और आप लोगों का पैराजम्पल, सबसे ज़्यादा यही तीनों आपको परेशान करते हैं। तो जरा दिल को थाम लो, मैं आप लोगों के साथ शुरू करने वाला हूं आज की इस क्लास में रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन की महागाथा। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में हम लोग रिसेंट क्वेश्चंस तो उठाएंगे ही, एग्जामिनेशन में जो पूछे गए हैं वो तो हम आपके साथ उठाएंगे ही, लेकिन उससे ज्यादा मैं एक नेक्स्ट लेवल आपके लिए आज मेहनत करके लाया हूं। और दोस्तों, रिसेंट द हिंदू न्यूज़पेपर, इंडियन एक्सप्रेस, कुछ खास नॉवल जो चर्चाओं में है, उनसे कुछ क्वेश्चंस मैंने आप लोगों के लिए खुद बनाए हैं, ताकि आप लोगों को ये महसूस हो सके कि यस यार, यही तो वो लेवल है जिसके लिए हम भटक रहे थे, वरना सिर्फ पीवाईक्यू सीरीज के आधार पर तो हम बेड़ा कर रहे थे। देखिए, यूं तो डेली शॉर्ट्स जो हम कराते हैं अपने बच्चों को सिलेक्शन बैच में, उसमें हम कॉम्प्रीहेंशन से वही क्वेश्चंस आपको कराते हैं जो अधिकतर एग्जामिनेशन में आते ही रहते हैं, लेकिन गारंटी क्या है पेपर वाला नेक्स्ट लेवल पर क्या चीज़ लेकर आए, तो उसी के लिए हम लोगों ने दिमाग लगाया, पूरी टीम ने मेहनत की, और मैं आप सभी के साथ आज शुरू करने वाला हूँ रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन पैसेज की एक नेक्स्ट लेवल जर्नी। तो चलिए शुरू करते हैं। कॉम्प्रीहेंशन की इस पहली क्लास में आप सभी बच्चों का एक बार फिर से स्वागत मैं करना चाहूंगा। आज है आप लोगों का चैप्टर 1। चैप्टर 1 का मतलब आपके सामने बहुत सारे कॉम्प्रीहेंशन और क्लोजेस मैं आज के सेशन में करवाऊंगा, और ये सब रिसेंट न्यूज़पेपर से ही हम लोगों ने आपके लिए उठाए हैं, ताकि हमारे विजन में ये चीज़ क्लियर बनी रहे कि भैया पेपर किस तरीके से बनाया जाता है और पेपर में किस तरह के क्वेश्चंस आपके सामने उठाए जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, कहानी को हम शुरू करते हैं। लेबनान's हिजबुल्लाह ग्रुप confirmed on Saturday that its leader and one of its founders, Hassan Nasrallah, was killed in an Israeli air strike in Beirut the previous day। अब अगर आप ध्यान से समझेंगे तो द प्रीवियस डे इस बात को कंफर्म कर रहा है कि जो भी यहाँ पर हमारे सामने लिखे हुए सेंटेंस की बात कर रहा है, ये रिपोर्टिंग वर्ब और ये दैट कंजंक्शन है, यानी कि इनडायरेक्ट स्पीच में ये लिखा हुआ वाक्य बनाया गया है। ठीक है बच्चों, आ स्टेटमेंट सेड, एक स्टेटमेंट ने हमें ये कहा, नसरुल्लाह हैज ज्वाइंड हिज फेलो मार्टिर्स। मार्टिर्स का मतलब क्या होते हैं? वो लोग जो अपने देश के लिए अपने जान को कुर्बान कर देते हैं। हिजबुल्लाह वोड, कसम खाई, हिजबुल्लाह वोड, कसम खाई, to continue the holy war against the enemy and in support of Palestine. Immediately after the official confirmation from Hezbollah, people started firing in the air in Beirut and there. अब इसका कारण आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है जी, इसका कारण आप लोगों से पूछा जा सकता है कि क्या कारण था कि they started firing in the air। ठीक है जी, करेक्ट है, फाइन। मेरे बच्चों, आप लोगों को हर तरह के क्वेश्चन पर मेरे को एक्सपर्ट बनाना है, क्योंकि ये लड़ाई 45 मार्क्स की नहीं है। ये लड़ाई पता है किसकी है? 45 मार्क्स नहीं कहूंगा, ये लड़ाई 45 क्वेश्चंस की नहीं है बाबू। 45 क्वेश्चंस में से करीब करीब 20 से 30 तक तो आप ऑलरेडी तैयार हैं। आपको किसी भी टीचर की, किसी भी बुक की, किसी भी कोर्स की, किसी भी पेड प्रमोशन की जरूरत नहीं है, आप ऑलरेडी यहाँ तैयार हैं। आखिर लड़ाई किसके लिए है? लड़ाई है वो 5 से 10 क्वेश्चंस जिनकी वजह से हम लोग मेरिट से, सिलेक्शन से काफ़ी कोसों दूर रह जाते हैं। तो वो लड़ाई के लिए आप लोग इस चीज़ को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। यार कॉम्प्रीहेंशन तो मैं अपने आप ही कर लेता हूँ। आप बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, आप बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। जिस दिन पेपर देने जाओगे और वहां आपके सामने कॉम्प्रीहेंशन का एक भी क्वेश्चन अगर आपने छोड़ दिया तो समझना मेरे भाई, उसकी कीमत क्या है?
एक भी क्वेश्चन अगर आपने छोड़ दिया ना तो समझिए आप 3 मार्क्स अपने हाथों छोड़कर आ रहे हैं। उस दिन इस बात का एहसास होता है कि काश मैं उस क्लास को सीरियस अटेंड करता, काश उस क्लास को मैं ध्यान से समझने की कोशिश करता, काश मैं अपने प्यारे गोपाल वर्मा सर की बात को ध्यान से समझता, तो आज मेरे ये 3 मार्क्स मेरे हाथों से ना जाते हैं। और बहुत सारे ऐसे भी बच्चे हैं आप में से जिन्होंने सीजीएल मेंस पहले भी दिया है, और वो लोग ये बात जानते हैं बहुत अच्छे से कि जल्दबाजी में हमने आंसर बी की जगह सी पर क्लिक कर दिया और बाद में होश आता है ये मैं क्या कर बैठा। तो मेरे दोस्तों, ये जो डैमेज कंट्रोल है ना, ये डैमेज कंट्रोल, ये जो क्लासेस आपको कराई जा रही हैं केवल यहीं से होगा। तो पेशेंस के साथ हर चीज को सीखना है, अपने कॉन्फिडेंस को मेंटेन रखना है, लेकिन ना तो इसे अंडर होने देना ना इसे ओवर होने देना। बहुत सारे लोगों के दिमाग में जो ओवर कॉन्फिडेंस है वही सबसे बड़ा कारण है उनके डूबने का। टाइटैनिक के लिए टाइटैनिक बनाने वालों ने सिर्फ एक बात कही थी कि और तो और भगवान भी इस शिप को नहीं डुबा सकता। और टाइटैनिक के इतिहास से आप बहुत ज्यादा अच्छे से परिचित हैं, हजारों की संख्या में लेकर लोगों को डूबा। आप समझ रहे हैं? मैं सिर्फ आपको सिर्फ इस बात के लिए अलर्ट करना चाहता हूँ बच्चों, जो भी क्वेश्चन आपको कराया जाए उसको बड़े ध्यान से अच्छे से ऑनेस्टली जरूर तैयार करें। क्या पता जाने अनजाने आज आप लोगों का कॉम्प्रिहेंशन का लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग और मार्क्स इंप्रूव हो जाए। कहानी को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ तक हमें समझ में आ रहा है कि हिजबुल्लाह ग्रुप की बात यहाँ पर चल रही है, ठीक है ना जी। जो हसन नसरुल्लाह है वो मारा गया है और इसी चीज़ की स्टेटमेंट भी लोगों ने बता दी है। उन्होंने कहा है जी वो अब शहीद हो गए हैं, ठीक है ना। और उसके बाद ये जो होली वॉर है, कौन सा होली वॉर है सर? रिलीजन से रिलेटेड जो भी यहाँ पर वॉर है वो एनिमी के अगेंस्ट चलेगा और सपोर्ट करेंगे पैलेस्टीन को। इमीडिएटली आफ्टर ऑफिशियल कंफर्मेशन फ्रॉम हिजबुल्लाह पीपल स्टार्टेड फायरिंग इन द एयर, यानी कि ये अपने आप में क्या चीज़ को है? सपोर्ट करने को है, ठीक है ना। कि जो वॉर इन्होंने सोचा है दैट विल कंटिन्यू, ठीक है ना, इन भारत एंड दे एंड अदर एरियाज ऑफ कंट्री टू मोर्न। स्पेलिंग को ध्यान दीजिएगा, मोर्न दुख व्यक्त करने के लिए, टू मोर्न नजरुल्लाह's डेथ, ठीक है जी। तो यहां पर इसका रीजन क्या है, ठीक है जी। Some were protesting that he was killed because of his support, ठीक है ना जी। सपोर्ट का मतलब आप जानते हैं, समर्थन, फॉर द वॉर इन गाजा, विश इट वॉज आवर किड्स, ठीक है ना जी। काश मेरे खुद के बच्चे होते, है ना, नॉट यू, आप नहीं। सईद, ठीक है, सेड वन वुमेन यूजिंग एन ऑनरिफिक टाइटल फॉर नसरुल्लाह। देखिए कितनी बड़ी बात है, ऑनरिफिक टाइटल। इसका मतलब क्या है कि काश नसरुल्लाह की जगह मेरा खुद का बच्चा मरा होता तो, ठीक है ना जी। एज शी क्लच्ड हर बेबी इन द वेस्टर्न सिटी ऑफ बाबदा, बाबदा में उसने अपने ही बच्चे को क्लच्ड, पकड़ा, ठीक है। नसरुल्लाह हु लेड हिजबुल्लाह फॉर ओवर 3 डेकेड्स, 30 वर्षों तक उन्होंने लीड किया है इस अपने पूरे ग्रुप को, इज बाय फार द मोस्ट पावरफुल टारगेट टू बी किल्ड बाय इजराइल इन वीक्स ऑफ इंटेंसिफाइड फाइटिंग। बड़ी गहरी जो लड़ाई है, ठीक है जी, विद हिजबुल्लाह। ये सर 29/9/2024 के द हिंदू से उठाया हमने क्वेश्चन है। आइए दोस्तों अब इसके क्वेश्चन का आंसर बनाने की कोशिश करते हैं। सवाल है हमारे सामने दोस्तों, सवाल है हमारे सामने, क्या कहता? Who was confirmed to have been killed in the Israel air strike in Beirut, ठीक है। तो आप कहेंगे महमूद अब्बास, यासिर अरफात, हसन नजरुल्लाह या बशर अल असद। तो ये आपके सामने क्या हो गया? बिल्कुल सीधा क्वेश्चन, फैक्चुअल क्वेश्चन। अब आप पैसेज के टाइप को ध्यान से यहाँ समझेंगे, ठीक है ना। इस पैसेज के अंदर हमें कुछ सीखने को मिला, से यस और नो? आप कहेंगे नहीं सर। इस लिखे हुए पैसेज से हमें कुछ सीखने को मिला, यू विल से नो। हमने सर जी इस लिखे हुए पैसेज से कुछ भी नहीं सीखा। ये पैसेज सिर्फ एक तरह की इंफॉर्मेशन हमें दे रहा है और इस इंफॉर्मेशन से हमें कोई खासी चीज सीखने को तो नहीं मिली गुरुजी, ठीक है ना जी। ये सिर्फ और सिर्फ एक इंफॉर्मेशन हमें दी गई है, ठीक है बच्चों। अब इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पर हम लोगों ने क्वेश्चन देखा, किसने कंफर्म किया है? तो किसने कंफर्म किया है भाई इसको? हैं जी। तो आप कहेंगे हसन नसरुल्लाह के बारे में यहाँ पर कहा गया है, ठीक है जी। अब आते हैं 2 क्वेश्चन हमारे सामने। व्हाट टाइटल इज यूज्ड बाय वुमेन इन बाबडा टू रेफर हसन नसरुल्लाह? इमाम, शेख, मुल्ला, सईद।
तो आप क्या कहेंगे सर, हमने तो ये कोई भी नाम पैसेज में नहीं देखे। फैक्चुअल है ना, फैक्चुअल का मतलब होता है क्या चीज, जो भी हमारे सामने एक ट्रुथ पैसेज में बताया, बस हम उससे बाहर नहीं जाएंगे। पैसेज में उस लेडी ने उनको कहा है क्या चीज, सैयद, यही आंसर होगा। हाउ लॉन्ग डिड हसन नसरल्लाह लीड, क्या लिखा है, हजबुल्ला, ठीक है जी, कितने समय तक, 4352। तो आप कहेंगे सर 3 डेकेड्स, 30 वर्ष आपने सर बोलकर हमें बताया था, यही इसका जवाब होगा। अगले 2 सवाल है हमारे सामने, ध्यान से देखते हैं। व्हाट डिड हिजबुल्ला वो क्या कसम खाई टू कंटिन्यू आफ्टर नसरल्लाह's डेथ, नसरल्लाह की डेथ के बाद उसने क्या कसम खाई है, भाई बताओ जरा ध्यान से, इसके बारे में भी सोच लेते हैं थोड़ा सा। तो आप कहेंगे सर डिप्लोमेटिक रिलेशंस विद पैलेस्टीन, पॉलिटिकल रिफॉर्म्स, द होली वॉर अगेंस्ट द एनिमी, पीस टॉक्स विद इजराइल। तो आप क्या कहेंगे सर, क्या कंटिन्यू रखेंगे, यहाँ कंटिन्यू रखने से ही हमें समझ में आ गया, क्या कंटिन्यू रखेंगे, दिस होली वॉर, ठीक है जी, यहीं पर हमसे बात कही गई है। इजी गाइस, चलिए भाई अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। व्हाट इज द ओवरऑल, ओवरऑल का मतलब टोटल टोन ऑफ द पैसेज, पैसेज का टोन क्या है, ठीक है जी। पैसेज का टोन हमें कहता है नजरल्लाह's डेथ जो है ना वो एक सेलिब्रेटरी है, लोगों ने इसको सेलिब्रेट किया, मोurnful दुख व्यक्त किया, ऑप्टिमिस्टिक आशावादी टोन है, या इनडिफरेंट, इनडिफरेंट को ही आप लोगों ने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में याद किया है, स्टोइक जिसे हम कहते हैं। स्टोइक हम उसे कहते हैं जिसे प्लेजर और पेन का कोई फर्क नहीं पड़ता, प्लेजर और पेन का कोई फर्क नहीं पड़ता, ना तो वो प्लेजर से खुश है और ना ही पेन से दुखी है, वो दोनों की दोनों स्थिति में एक समान है, ठीक है जी। और अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो स्टोइक बुद्धिज्म, स्टोइक, ठीक है जी, जितने भी बुद्धिस्ट लोग हैं वो अधिकतर स्टोइक हैं, ठीक है ना जी। क्यों, क्योंकि उनका अपने मन पर कंट्रोल है, क्योंकि उनका अपने माइंड पर कंट्रोल है, वो कंसाइंस वाइज बहुत ज़्यादा स्ट्रोंग है, इसलिए किसी के कहने से उन पर प्रभाव नहीं पड़ता, ना खुशी से ना गम से, वो जैसे हैं संतुलित हैं अपने दिमाग से, ठीक है बच्चों। तो स्टोइक होना, इंडिफरेंट होना, जिससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आप कहेंगे सर किसी की डेथ के बारे में बताया है, तो सर वो तो मोurnful की ही बात कही है। अब MOURN का मतलब होता है किसी के लिए दुख व्यक्त करना, सेलिब्रेट यहाँ किया नहीं है तो ये कोई भी बात नहीं, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। इस पूरी की पूरी जो भी हम लोगों ने पैसेजेस अब आप लोगों के साथ तैयार करने हैं, इनमें से हम आपके लिए वो वोकैबलरीज भी साथ साथ लेकर चलेंगे जो इस पैसेज के बेसिस पर आपको याद होनी चाहिए। अगर एग्जामिनेशन ने यही क्वेश्चन उठाया तो उसके नज़रों में वो वोकैबलरी जो आई है वो आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। तो थोड़ी सी एडवांस लेवल पर हमने आपके लिए थोड़ी सी मेहनत की है, आप इनको आराम से ध्यान से ज़रूर हिंदी में, और इन्हीं के एक एक दो दो सिनोनिम जो मुझसे बन पाए आपके लिए, जैसे कन्फर्म्ड है जिसका मतलब पुष्टि की, ये इसका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, ठीक है। यहाँ पर इनके लिए कुछ एक आपके लिए सिनोनिम्स रख दिए हैं भाई, ठीक है। मार्टिर्स है जिसकी हिंदी है शहीद, डिस्क्रिप्शन है, और इसी के बारे में कोई भी अगर सिनोनिम बन सकता है वो मैंने आपको दिया है। वोट, प्रतिज्ञा की, ये डिटेल आपके सामने है, ये सिनोनिम हो गया, ठीक है। प्रोटेस्टिंग, विरोध करना, ये डिटेल है सर। जो भी आपके लिए यहाँ पर पॉसिबल है सिनोनिम एंटोनिम देना वो हमने दिया है। इंटेंसिफाइड, जिसकी तीव्रता बढ़ी हुई है, ठीक है बच्चे। तो इस तरीके से हमारी पूरी कोशिश है कि आप लोगों के लिए बेहतरीन तरीके से कॉम्प्रिहेंशन को हम लेवल अप करते चले, ठीक है बच्चों। आइए पैसेज नंबर 2 पर थोड़ी सी मेहनत करते हैं दोस्तों। आइए दोस्तों, क्या कहता है पैसेज नंबर 2, ठीक है ना जी। ये है एनालिटिकल। अब एनालिटिकल पहला पैसेज हमने पढ़ा कौन सा, फैक्चुअल, जिसके अंदर ड्राई फैक्ट्स थे, कौन था, क्या था, कैसे मरा, लोगों ने क्या प्रतिक्रिया की, कहाँ का था, ये सारी कहानी पता चली। एनालिटिकल का मतलब एनालाइज से बना है। जब आप इसको ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे तो इसका मतलब क्या होता है, विश्लेषण करना। आप कहेंगे सर विश्लेषण करने का मतलब हमें कैसे समझ आएगा, यानी कि जो भी हमारे सामने इंफॉर्मेशन है ना, उस इंफॉर्मेशन को वी विल ट्राई टू ब्रेक अप, ठीक है ना, या आप कहेंगे ब्रेक इनटू पार्ट्स। आप इसे छोटे छोटे टुकड़ों में बांटकर इसके बारे में गहराई से अध्ययन करेंगे कि आखिर ये क्या कहना चाहता है, ठीक है ना। आइए इसको थोड़ा सा मजा लेके पढ़ेंगे भाई। कहानी शुरू करते हैं। इंडिया इज अ मॉडर्न डे एग्जाम्पलर, बहुत प्यारा शब्द है, स्पेलिंग टेस्ट में आप लोगों के लिए आ सकता है। देखिए बच्चों, एग्जाम्पल हमारे सामने एक शब्द लिखा है, ठीक है, ये भी अगर टुकड़ों में तोड़ोगे, EX किसी शब्द के साथ जुड़े तो उसका मतलब आउट है, एम्पल का मतलब होता है इनफ, ठीक है ना जी, यानी कि
जो इनफ होने से बाहर निकल जाए, जो इनफ होने से बाहर निकल जाए वो उदाहरण की कैटेगरी में आ जाता है। ठीक है जी। अब हमारे सामने इसी एग्जाम्पल से अगर वर्ब बना दी जाए तो एग्जाम्पलीफाई, ये इसकी वर्ब हो गई। इफी जब जोड़ोगे तो स्पेलिंग के अंदर चेंजेस आएंगे। ठीक है ना। ऐसी स्पेलिंग को लेकर बहुत सारी कहानियां आप लोगों को मेरे यूट्यूब चैनल पर मिलेंगी, जिसमें हाल फिलहाल में हम लोगों ने एक स्पेलिंग की टॉप 50 क्वेश्चंस तैयार करे हैं, जिसमें रूल्स भी आप लोगों को बताए हैं। इंग्लिश विद गोपाल वर्मा पर जाकर आप उसको जरूर देखिएगा। ठीक है। उसी के साथ आप लोगों को एक और वीडियो वहां पर मिलेगी, जिसमें हमने रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन को करीब करीब 2 से ढाई घंटे की क्लास में आप लोगों को कवर करके दिया है, वो भी रिकॉर्डेड ही आपको दी है। क्यों? क्योंकि जिस क्लास के अंदर कंटेंट बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, समझने लायक, उसको हम रिकॉर्डेड फॉर्मेट में ही देते हैं, ताकि हमारी आपकी बातचीत की वजह से हम अपनी क्लास के फ्लो को डिस्टर्ब ना करें। ठीक है। और मैराथन भी बहुत सारी आप लोगों को मिलेगी, जिनका पर्पस होता है आप लोगों के अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी डेवलप करना, ताकि हम क्वेश्चंस बनाने सीख सके। गॉट इट? ठीक है ना। तो इंग्लिश विद गोपाल वर्मा पर आप जाएंगे, वहां आपको एक रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन वाली पूरी वीडियो जरूर देखनी है। 2 घंटे की वो क्लास है, और उसके अलावा वो कैब्स के ऐसी कॉन्टेक्ट्स। इंडिया इज अ मॉडर्न डे एग्जाम्पलर, उदाहरण है ऑफ डेमोक्रेटिक वैल्यूज, जिसके अंदर लोकतांत्रिक मूल्य हैं। इलेक्शंस आर क्रूशियल, क्रूशियल पूछा जा सकता है हमसे। क्रूशियल क्या? इंपॉर्टेंट हो गया। ठीक है जी। क्रूशियल क्या हो गया? इंपॉर्टेंट हो गया। टू द डेमोक्रेटिक प्रोसेस, लोकतांत्रिक प्रोसेस की बात कही गई है। हाउएवर मींस, हालांकि द कंट्री इज ऑलवेज इन इलेक्शन मोड बिकॉज ऑफ द एग्जिस्टिंग स्टैगर्ड नेचर ऑफ पोल्स। स्टैगर्ड का मतलब क्या होता है? स्टैगर्ड का मतलब लड़खड़ाता हुआ, अनस्टेबल। हमारे भारत में जो पोल होते हैं ना, वो अनस्टेबल हैं, फिक्स नहीं है, कुछ भी नहीं पता। हमने कोई भी सरकार बनाई, चाहे स्टेट लेवल पर, चाहे हम लोगों ने बनाई सेंटर लेवल पर, और वहां पर बहुमत मतलब खिसक जाए, या ऐसी कोई भी बात हो जाए, इमरजेंसी सिचुएशंस हो जाए, सरकार का कुछ नहीं पता चलता। ठीक है ना जी। तो हमारा भारत लगभग लगभग इलेक्शन मोड पर ही रहता है पूरे के पूरे वर्ष में, अगर देखने का काम करेंगे। पॉलिटिशियंस आर डाइवर्टेड, पलट जाते हैं फ्रॉम देयर कोर ड्यूटी, जो उनका केंद्र कर्तव्य है, कोर जो मेन है, ऑफ गवर्निंग, एंड द सिस्टम इज सीवियरली स्ट्रेन्ड, और जो सिस्टम है वो बड़ी कठोरता से क्या हो गया? स्ट्रेन्ड। अब सीवियरली समझने के लिए हम लोगों ने आप लोगों के सामने यहाँ लिखे हुए शब्दों के अंदर सिविरिटी शब्द यूज किया है। तो बाबू, जो भी वो कैब्स आप यहाँ पढ़ोगे, उसको अगले क्वेश्चन में पढ़ते वक्त आपको और भी ज्यादा मजा आएगा। बस आपसे एक हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है बेटा, किसी भी क्लास को, किसी भी मोमेंट को स्किप मत करना, उसे हल्के में लेके अवॉइड मत करना। ठीक है ना। जब मैं आप जैसा स्टूडेंट था, तो मुझे मेरे एक टीचर हुआ करते थे, ठीक है, जय सिंह दहिया उनका नाम हुआ करता था। तो उन्होंने मुझे एक बहुत अच्छी बात कही थी। कहते हैं कि इंसान को ज्ञान तब होता है जब उस ज्ञान की कदर नहीं होती। मैं उनकी बात कभी नहीं समझा, लेकिन आज मुझे ये चीज बहुत अच्छे से समझ आती है कि अगर आज मुझे 10th स्टैंडर्ड का पेपर करने के लिए कोई टीचर बैठा दे, मैं 100 आउट ऑफ 100 स्कोर कर सकता हूं, लेकिन मैं अगर उस 10th क्लास के पेपर को सोल्व करके 100 आउट ऑफ 100 ले भी आऊं ना, तो भी उस चीज की मेरी लाइफ में कोई कदर नहीं है। यू गॉट माई पॉइंट? तो भी मेरी लाइफ में उसकी कभी कदर नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि उसकी कदर तभी हो सकती थी जब मैं 10th स्टैंडर्ड में था। फेल होने के बाद, मार्क्स कमाने के बाद, सर उस सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की पीडीएफ में अपना रोल नंबर ना पाने के बाद, इस चीज का एहसास होना कि यार मैं तो कर सकता था, मैं अगर ये ध्यान देता तो हो जाता, तो सर उस बात की कोई सेंस दूर दूर तक नहीं बचेगी। उस समय आपका कोई हाथ पकड़कर आपको मोटिवेटेड नहीं रखेगा। तब आपको याद आएगी, यार इस इंसान की बात सुनते जो आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा है, तो हो सकता है हम बहुत अच्छे से लेवल अप कर जाते हैं। कोई बात बुरी लगी हो, माफ़ी चाहूँगा। अच्छी लगी हो, ज़रूर अपनी प्रतिक्रिया मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। मैं हर बच्चे के कमेंट को ज़रूर ध्यान से पढ़ता हूँ। ठीक है बेटे? आओ, तो मेरा काम यही है, आपको हर तरफ से चीज़ों को लिंक्ड कंटेंट पढ़ाना। ठीक है ना जी। हर चीज़ आपस में लिंक होती है बेटा। सिविली स्ट्रेन्ड फाइनेंशियली एंड एडमिनिस्ट्रेटिवली, सर पैसा भी बहुत लगता है पोल कराने में, और प्रशासन भी बहुत ज़्यादा लगाना पड़ जाता है। द प्रोपोज्ड रिफॉर्म ऑफ वन नेशन वन इलेक्शन, लो भाई साहब, नया नया मुद्दा है। ठीक है ना। भारतवर्ष में भी ये सरगर्मी पकड़े हुए भाई। सीक्स, डिमांड करता है। सीक्स का मतलब क्या हो गया बेटा? डिमांड करता है।
टू ओवरकम दीज इश्यूज, इन्हीं मुद्दों को फटाफट से निपटाने के लिए कि हम फाइनेंशियली और एडमिनिस्ट्रेटिवली और हमारे पूरे सिस्टम के अंदर तनाव बना रहता है ना भाई। ओवरकम दीज इश्यूज ड्रेस्टिकली, ऑल्टरिंग हाउ इलेक्शंस आर हेल्ड, इलेक्शंस कैसे होते हैं एंड हाउ गवर्नेंस कैन बी स्ट्रीमलाइन, और जो सरकार का सिस्टम है रूल करना उसे स्ट्रीमलाइन कैसे किया जाए, उसे सीक्वेंशियल कैसे बनाया जाए इन आवर कंट्री। दिस रिफॉर्म विल नॉट ओनली रिड्यूस द फाइनेंशियल बर्डन ऑन द गवर्नमेंट बट ऑल्सो allow citizens to focus on their daily lives without the constant political upheaval। upheaval पूछा जाता है, upheaval means disturbance। राजनीतिक स्तर पे जो डिस्टर्बेंस होती है उसको किस तरीके से क्या किया जाए, उसे स्टेबिलाईज किया जाए, ठीक है ना जी। क्रिटिकल क्रूशियल सिनोनिम है। क्रिटिकल प्रॉब्लम विद द करंट इलेक्टोरल सिस्टम, जो हमारे इस समय इलेक्टोरल सिस्टम है, चुनाव प्रक्रिया है, is the distraction it creates for the political class and electorate। Leaders often prioritize short term political gains। अधिकतर जो नेता लोग हैं ना वो शॉर्ट टर्म फायदे उठा रहे होते हैं, उसी को इंपॉर्टेंस देते हैं, प्रायोरिटाइज करते हैं, इंपॉर्टेंस देते हैं, राजनीतिक फायदे ढूंढते हैं ओवर लॉन्ग टर्म एडमिनिस्ट्रेशन, बिकॉज इलेक्शंस आर हेल्ड समवेयर इन द कंट्री प्रैक्टिकली एवरी फ्यू मंथ्स। हर कुछ महीने में कहीं ना कहीं कोई ना कोई इलेक्शन होते ही रहते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट पर अलग, स्टेट लेवल पर अलग, लोकल बॉडी अलग, ठीक है ना जी। तो ये इतने सारे इलेक्शंस के पैटर्न्स हैं, और कहीं ना कहीं आप देखोगे तो पंचायत के इलेक्शंस भी होते हैं भाई, ठीक है। फिर भाई बहुत सारी यूनिवर्सिटी लेवल पर भी अब इलेक्शंस का दौर मचा रहता है। सर इनके ऊपर खर्च कितना ज्यादा होता है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। मैन पावर कितनी खराब होती है। दिस ऑनगोइंग पॉलिटिकल फोकस टेक्स अटेंशन अवे फ्रॉम द ग्रेटर पर्पस ऑफ नेशनल डेवलपमेंट, particularly in country like India where long term initiatives and policies are essential for progress। बहुत अच्छा पैसेज है दोस्तों, ये हम लोगों ने आपके लिए तैयार किया है। इंडियन एक्सप्रेस 30/9/2024 के न्यूज़पेपर से हमने इसको तैयार किया है। पहला सवाल हमारे सामने है, व्हाट इज द प्रोपोज्ड रिफॉर्म मेंशन्ड इन द पैसेज टू स्ट्रीमलाइन इंडियाज इलेक्टोरल प्रोसेस। वन इलेक्शन वन नेशन, वन नेशन वन इलेक्शन, यूनिफाइड इलेक्शन, या नेशनल वोटिंग सिस्टम। अब आप इस सवाल को जब ध्यान से पढ़ेंगे, पूरे पैसेज को जब आप बहुत अच्छे से टुकड़ों में बांटकर सम अप करेंगे, तब आपको ये क्वेश्चन बहुत मजेदार लगेगा। नेशनल वोटिंग सिस्टम के बारे में कहा गया है, आप कहोगे जी बिल्कुल कहा गया है, लेकिन ये डायरेक्ट नहीं है। यूनिफाइड इलेक्शन, एकीकरण कर दिया इलेक्शन के सिस्टम का, आप कहेंगे सर ये भी बात कही गई है लेकिन डायरेक्ट पैसेज में नहीं कहा गया है। अब यहां शब्दों का हेरा फेरा है, दोबारा से पैसेज देखना ही पड़ेगा। अरे हाँ ना, तो बेटा आप कहेंगे भारत एक है और इलेक्शन भी एक ही होना चाहिए, ठीक है भाई, करेक्ट होगा। ये एनालिटिकल क्वेश्चंस की पहचान है, जहां आप पूरे पैसेज को इंफॉर्मेशन में टुकड़ों में बांटोगे तब जाकर उस चीज को पकड़ पाओगे। क्वेश्चन नंबर 2 पर आएंगे बेटा। According to the passage, what is one major problem caused by the current staggered election system in India? क्या है मेजर प्रॉब्लम? हाई वोटर टर्नआउट, बहुत ज्यादा जो वोटर्स हैं वो चाहते ही नहीं वोट डालना। चलो भाई, ऐसा पैसेज में नहीं कहा गया। लिमिटेड मीडिया कवरेज, मीडिया की कवरेज के बारे में पैसेज में नहीं है। पॉलिटिकल डिस्ट्रैक्शन फ्रॉम गवर्नेंस, पॉलिटिकल डिस्ट्रैक्शन ये बात कही गई है कि जितने भी लीडर्स है ना उनका भाई इलेक्शन जीतने पर होता है और बाद में वो अनस्टेबल होते हैं, इस पार्टी से उस पार्टी में कभी कुछ, ये हमें देखने को मिलता है। शॉर्टर इलेक्शन कैंपेन, सर यहाँ पर कोई भी कैंपेन्स की बात नहीं कही है। कैंपेन आपसे स्पेलिंग टेस्ट में पूछा जाता है बेटा, तो करेक्ट आंसर एक ही बचता है, दैट्स सी फॉर चाइना। क्वेश्चन नंबर 3 पर काम करते हैं। हाउ डज द करंट इलेक्टोरल सिस्टम अफेक्ट द फाइनेंशियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम्स ऑफ इंडिया एज मेंशन्ड इन द पैसेज। अब देखो इस तरह के क्वेश्चन पर दिमाग जरूर लगाइएगा। यहां तक अगर मैं क्वेश्चन का आंसर बनाऊंगा ना कि किस तरह से करंट इलेक्टोरल सिस्टम प्रभावित करता है हमारा फाइनेंशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को, ठीक है ना, यहां तक हम कोई भी आंसर क्लिक कर सकते हैं, लगभग सारे ही ठीक होंगे। लेकिन इसने यहां बांध दिया है आपको क्या कि भाई जो पैसेज ने कहा है ना बेटा उससे बाहर मत जाना, ठीक है ना। क्या इट हैज नो इफेक्ट, इसका कोई प्रभाव नहीं है। आपको कि सर जी तो शैतान हो जाएगा। इट इंक्रीजेस ट्रांसपेरेंसी, इससे ट्रांसपेरेंसी बढ़ जाएगी, ठीक है ना जी, ठीक है। आप कहेंगे सर हो तो सकता है, पैसेज के अकॉर्डिंग ऐसा कुछ नहीं है, हटाओ भाई।
इट मेक्स देम मोर एफिशिएंट, इससे ज्यादा एफिशिएंट बन जाएंगे नहीं सर, इट स्ट्रेन्स देम, ठीक है ना जी, ज्यादा परेशानियां बढ़ जाती हैं हमारे एडमिनिस्ट्रेशन और फाइनेंशियल सिस्टम को, जो वर्तमान इलेक्ट्रोनल सिस्टम है उसकी वजह से ज्यादा परेशानियां हो जाती हैं। व्हाट एडवांटेज डज द वन नेशन वन इलेक्शन reform provide to the citizens according to the passage? reduced financial costs for इलेक्शंस पर जो खर्च है वो बेहतर नहीं बहुत कम हो जाएगा, ऐसा पैसेज में नहीं कहा गया है, ठीक है ना जी, क्योंकि यहाँ हमें मजबूर कर दिया ना बेटा इससे बाहर, अगर ये नहीं होता तो ये भी अपनी जगह से ये पैसा खर्च करना कम हो जाएगा। फ्रीडम टू वोट मल्टीपल टाइम्स, लोगों को फ्रीडम मिल जाएगी कई बार सर, वो तो आज अगर सेंट्रल कल स्टेट और उसके बाद मान लीजिए अगर हम लोकल बॉडी इलेक्शंस की बात कर रहे हैं, पंचायत की बात कर रहे हैं सर, वोट तो मल्टीपल टाइम्स तब भी आज भी कर रहा है इंसान, तो इसमें तो कोई लेना देना नहीं है भाई, है ना। तो भाई हमारे सामने क्या है, फीवर पॉलिटिकल अपहेवल्स डिस्टर्बिंग डेली लाइफ, बहुत कम पॉलिटिकल अपहेवल डिस्टर्बेंस ऐसी होंगी जिसकी वजह से डेली लाइफ परेशान कम होगी, ये बात तो सही है। ग्रेटर मीडिया एंगेजमेंट सर, कोई पैसेज में ऐसी बात नहीं कही गई है। आइए अगले क्वेश्चन पर काम चलते हैं, क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज इज क्लोजेस्ट इन द मीनिंग टू सिग्निफिकेंटली चेंजिंग, जो पूरी तरीके से महत्वपूर्ण तरीके से बदल रहा है, क्या कहेंगे, स्टैगर्ड, डिस्ट्रैक्टेड, स्ट्रीमलाइंड या ड्रेस्टिकली, बताइए जरा। तो आप कहेंगे सर स्टैगर्ड जो लड़खड़ाता हुआ है, अनस्टेबल है, डिस्ट्रैक्टेड भटका हुआ, स्ट्रीमलाइन सीक्वेंस में डाल दिया गया, तो ड्रेस्टिकली इसे हम कहेंगे बहुत बड़े लेवल पर। आइए बच्चों कुछ प्यारे प्यारे शब्दों का उदाहरण देख लेते हैं, एग्जाम्पलर, ठीक है जी। ये स्टैगर्ड विलंबित करना, डिस्क्रिप्शन आपके सामने दिया है, इसे आप आराम से जरूर पढ़िएगा, ठीक है जी। स्ट्रेन्ड जो तनावग्रस्त रहता है, ठीक है जी। रिफॉर्म सुधार करना, इलेक्टोरेट यानी कि मतदाता वर्ग, ठीक है जी, फाइन। आइए बच्चों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ये है हमारा पैसेज नंबर 3 और यहाँ है रिफ्लेक्टिव। देखिए बच्चों रिफ्लेक्टिव एक ऐसा पैसेज होता है जिसे हम सब्जेक्टिव पैसेज की तरह भी कह सकते हैं। सब्जेक्टिव का मतलब ये होता है कि राइटर कोई भी पैसेज हमारे सामने जो लिखकर देता है उसके बारे में वो उसको अपने लेवल पर एनालाइज करता है और उसके अंदर अपनी विचारधारा बताता है कि यार ये चीज़ ऐसे, ये चीज़ ऐसे और ये चीज़ ऐसे होनी चाहिए, और उस चीज़ से रिलेटेड ज़्यादातर क्वेश्चंस हमारे सामने आते हैं। तो भैया पढ़ना शुरू करते हैं पैसेज को। ह्यूमन बींग्स आर कॉम्प्लेक्स एंड कॉम्पोजिट होल्स, ध्यान से समझिएगा कि जो ह्यूमन बींग्स हैं वो हैं जटिल एंड कॉम्पोजिट, कई सारी चीजों को मिलाकर अपना एक पूर्ण रूप पकड़ते हैं, पूर्ण रूप अपनाते हैं। दिस कॉम्प्लेक्सिटी कैन बी एड्रेस्ड ओनली बाय होलिस्टिक एजुकेशन, और ये जो जटिलता है ना एक इंसान के अंदर, ये जो कॉम्प्लेक्सिटी है इसको संबोधित किया जा सकता है केवल एक बड़े अच्छे सटीक तरीके से या साफ सुथरी एजुकेशन से। Unfortunately, the kind of education imparted in higher educational institution is piecemeal and fragmented. Piecemeal, ठीक है ना, खाने का एक टुकड़ा है इस तरीके का, यानी कि किसी एक बड़ी सेगमेंट का एक छोटा सा टुकड़ा हमारे सामने रखा जाता है और हम उस टुकड़े के आधार पर ये सोचते हैं कि यस वी हैव डन अ लॉट ऑफ थिंग्स इन द सिस्टम ऑफ एजुकेशन, ठीक है ना। एंड फ्रेगमेंटल, टुकड़ों से जुड़ा हुआ है, विद द प्रीपोंडरेंट फोकस ऑन रेशनैलिटी, ठीक है ना। सर पोंडर का मतलब होता है चिंतन करना, प्री का मतलब पहले से ही जो सोचा विचारा है वही फोकस किया जाता है रेशनैलिटी पर, और रेशनैलिटी का मतलब होता है तर्क शक्ति, रेशनैलिटी का मतलब होता है तार्किकता, ठीक है जी, ये भी बात अपनी जगह सही है। द इमोशनल, स्पिरिचुअल, पॉलिटिकल एंड इकोलॉजिकल डायमेंशंस आर ग्लोज्ड ओवर, ठीक है ना जी, इन चीजों पर ध्यान ऐसा ही दिया जाता है, ठीक है जी। दिस इज अ फॉल आउट ऑफ द कार्टेशियन पैराडाइम, सर यही है सबसे बड़ी कमी किसकी, कार्टेशियन पैराडाइम की। अब कार्टेशियन पैराडाइम का मतलब क्या होता है वो मैं आपको समझाता हूं, ठीक है। विद इट्स एक्सेसिव एम्फेसिस ऑन रीजन, और रीजन कौन सी होती है भाई, रीजन कौन सी बताए, कोजिटो, अर्गो और सम, ठीक है। कार्टेशियन एक तरह का इस तरीके का पिरामिड भी कह सकते हैं जिसमें एक इंसान धीरे धीरे नॉलेज में ऊपर होकर एक पर्टिकुलर पॉइंट पर पहुंचता है। होलिज्म विच इनकॉर्पोरेट्स द आइडिया ऑफ द होल, होलिज्म का मतलब होता है एक ऐसा ज्ञान जो अपने आप में संपूर्ण है, इज एट द रूट्स ऑफ होलिस्टिक एजुकेशन, ये बिल्कुल जड़ों तक सीमित है, गहराई तक सीमित है। द यूनेस्को डॉक्यूमेंट लर्निंग टू बी,
ठीक है ना, ये एक डॉक्यूमेंट है। लर्निंग टू बी यानी कि जो आप बनना चाहते हैं उसके लिए आप क्या सीखते हैं। अ होलिस्टिक एंड इंटीग्रेटेड अप्रोच टू वैल्यूज एजुकेशन फॉर ह्यूमन development emphasizes that education must contribute to the all-round development of each individual mind and body। अब इसको समझिएगा जी, यही है इस पूरे के पूरे पैसेज की थीम। जो शिक्षा है उसको कंट्रीब्यूट करना चाहिए किस चीज के लिए, ऑल राउंड। ऑल राउंड का मतलब बहुमुखी। अब इस बहुमुखी का मतलब क्या हुआ, कोई भी एक इंसान है, उस इंसान को सोशल, उस इंसान को इमोशनल, उस इंसान को पॉलिटिकल, उस इंसान को हर तरीके के लेवल्स पर किसी न किसी एजुकेशन सिस्टम से हमें तैयार करना चाहिए। डेवलपमेंट ऑफ ईच इंडिविजुअल माइंड एंड बॉडी। अब देखो यहाँ पर माइंड एंड बॉडी का मतलब क्या हुआ, ऐसा नहीं है कि एजुकेशन का मतलब सिर्फ और सिर्फ दिमाग की कसरत करना है, ठीक नहीं, नहीं, इसका पर्पस ये भी है कि दिमाग के साथ साथ एक इंसान के शरीर पर भी एक अच्छा प्रभाव पड़े, ठीक है ना जी। आगे पढ़ते हैं, इंटेलिजेंस, सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी का मतलब क्या होता है, जो एक इंसान इमोशनल। एस्थेटिक सेंस का मतलब अप्रिसिएट करने वाली एक फीलिंग, यानी कि जो भी आसपास है वो हर चीज को अप्रिशिएट करे। पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड स्पिरिचुअल वैल्यूज। पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं जो हमारे पारिवारिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, हमारी स्पिरिचुअल जो वैल्यूज है, जो हमारे रिलीजियस डॉक्यूमेंट्स हैं, उनको पढ़कर जो हमें मिलता है। बहुत सारे डायमेंशंस होते हैं एजुकेशन जो सेटिस्फाई करती है। होलिस्टिक एजुकेशन एमर्ज इन 1980s इन नॉर्थ अमेरिका as a reaction against the mechanistic paradigm that resulted in fragmented reductionist model of education that left out the ये लिखा है मेटा रेशनल डायमेंशंस ऑफ लाइफ अमंग अदर इश्यूज। इसको मैं समझाऊंगा, ध्यान से समझिएगा बेटा। ये वाला जो एजुकेशन सिस्टम तैयार हुआ, पैदा हुआ, निकल कर आया, वो 1980s के दौरान निकल कर आया जब नॉर्थ अमेरिका में एक रिएक्शन शुरू हुआ, किसके खिलाफ, मैकेनिस्टिक पैराडाइम। आज हम किसी भी एजुकेशन सिस्टम की अगर बात करते हैं, आज अगर हम किसी भी एजुकेशन सिस्टम की बात करते हैं तो 1st to 5th तक जिसे हम बेसिक एजुकेशन कहते हैं, बाबू 6 से लेकर 8 तक इसे हम एलिमेंट्री एजुकेशन कहते हैं। 9th 10th यहाँ पर एक बच्चे को होश आता है, उसे लगता है हाँ वो कुछ पढ़ रहा है, लेकिन इसमें वोकेशनलाइजेशन यानी कि नौकरी को पाने की कोई क्षमता नहीं होती। जैसे ही वो बच्चा 11th 12th में जाता है, वोकेशनलाइजेशन पूरी तरीके से जीरो हो जाता है। आप लोग जो एसएससी के एग्जाम्स फेस कर रहे हैं वो सारे के सारे आपके इस 9th और 10th के आधार पर ही घुमाए जाते हैं। लेकिन इसके बाद तो और भी बुरा हाल है। अगर आप बीए कर लेते हैं, बीकॉम कर लेते हैं, अगर आप बीएससी कर लेते हैं, तो वोकेशनलाइजेशन पूरी तरीके से शून्य हो जाता है, पूरी तरह से जीरो हो जाता है। यानी कि आप किसी भी नौकरी के लिए तैयार नहीं होते हैं। आपको थोड़ा सा अजीब लगेगा ये सुनकर, पर बुरा मत मानिएगा। अगर आप में से किसी भी बच्चे ने बीए किया है तो बताइए वो किस नौकरी के लिए अपने अंदर स्किल डेवलप करता है। कहने के लिए बीए किया है, कहने के लिए बैचलर ऑफ आर्ट्स है, लेकिन उसके अंदर कोई ऐसी स्किल नहीं है जिसके दम पर वो अपनी जिंदगी को आगे जी सके या अपनी जिंदगी में पैसा कमा सके। देयर इज अ पॉइंट, ठीक है। तो यही चीज इसने कही है कि जो मैकेनिस्टिक पैराडाइम है ना, सिर्फ मशीन बनाया गया है, रोट लर्निंग, सिर्फ चीजों को रटने वाला जो सिस्टम, उसके खिलाफ ये आवाज उठी और इसका परिणाम निकला दैट रिजल्टेड इन अ फ्रेगमेंटेड रिडक्शनिस्ट का मतलब बहुत मतलब सूक्ष्म होता चला गया है क्या, एजुकेशन का जो एक्चुअल मॉडल होना चाहिए। दैट लेफ्ट आउट द मेटा रेशनल डायमेंशंस। मेटा का मतलब बियॉन्ड होता है और रेशनल का मतलब लॉजिकल डायमेंशन, ठीक है ना। आपको क्या पढ़ाया जा रहा है, इस चीज का क्या लॉजिक है, आपको क्या पढ़ाया जा रहा है, इस चीज का क्या लॉजिक है, देयर इज नो सेंस इन दैट, ठीक है। कहने वाले जो तर्क के आधार पर बात करते हैं वो ये भी कहते हैं कि हमें हिस्ट्री पढ़ाई जाती है 10th लेवल तक। अब मुगल हिस्ट्री हमें पढ़ाई जाती है, मुगल हिस्ट्री का हमसे क्या लेना देना। भारतवर्ष में जो भी कुछ हुआ, अगर हम इंडियन हीरोज के बारे में ज्यादा बात करें, इंडियन हीरोज जिन्होंने भारत को एक आकार दिया अपने विचारों से, अपने कर्मों से, जिन्होंने बहुत अच्छी अच्छी फिलोसफीज की बात की, देयर इज नो डिस्कशन ऑन विवेकानंदा, स्वामी दयानंद, यू गॉट माय पॉइंट। तो बहुत लोगों का ये विचारधारा है, ठीक है ना। अकबर द ग्रेट कहने से इंडियन को क्या सीखने को मिल रहा है, तो मतलब ये एक डायमेंशन है, ये मेरा नहीं, बहुत सारे लोगों का तर्क है। ऑफ लाइफ अमंग अदर इश्यूज। मेरे बच्चों ये पैसेज हम लोगों ने आप लोगों के लिए तैयार किया है 30/9/2024 द हिंदू न्यूज़पेपर से।
तो चलिए क्वेश्चन बनाना शुरू करते हैं। इन क्वेश्चंस की सिस्टमैटिक अगली क्लास में हम सारी चीजों को मेंटेन करके चलेंगे बेटा। क्वेश्चन हमारे सामने लिखा है, What is the main issue with education in mostly higher educational institutions according to the passage? It focuses too much on creativity. Sir, creativity का passage में कोई भी जिक्र नहीं है। It is piecemeal and fragmented. ये piecemeal है, ठीक है जी, and fragmented है। तो आप कहेंगे सर ये वाली बात तो हमारे पैसेज में सही कही गई है। बाकी के दो ऑप्शंस भी देखते हैं। इट एम्फेसाइजेस इमोशनल डेवलपमेंट, बिल्कुल भी नहीं सर। नेग्लेक्ट करता है एकेडमिक, सर नेग्लेक्ट नहीं, ये तो फोकस करता है बेसिकली इस चीज पर पैसेज के अकॉर्डिंग ये ठीक नहीं है। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 पर काम करते हैं। विच पैराडाइम इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सेसिव फोकस ऑन रेशनैलिटी इन एजुकेशन एज मेंशन इन द पैसेज? ठीक है ना, कौन सा पैराडाइम है रेस्पॉन्सिबल एक्सेसिव फोकस किस चीज पर? रेशनैलिटी इन एजुकेशन पर, ठीक है ना। तो इसे हम कौन सा ऑप्शन सही बेहतर तरीके से बनाएंगे? आप कहेंगे सर मैकेनिस्टिक पैराडाइम, ये तो रिएक्शन था, ठीक है ना जी, हाँ है ना। पॉलिटिकल पैराडाइम बिल्कुल भी जिक्र नहीं है पैसेज में। होलिस्टिक पैराडाइम या फिर सर होलिस्टिक पैराडाइम को तो लाया जाना चाहिए। आप किसकी बात कर रहे हैं, कौन सा रेस्पॉन्सिबल है? कार्टेशियन पैराडाइम, ठीक है ना, जिसको लेकर मैंने आप लोगों के सामने पहले एक छोटा सा ट्रायंगल बनाया था। अकॉर्डिंग टू द यूनेस्को डॉक्यूमेंट mentioned in the passage, what should education contribute to? एजुकेशन को किस चीज को कंट्रीब्यूट करना चाहिए? तो हमारे पास यहाँ पर क्या आंसर होना चाहिए? अकॉर्डिंग टू द यूनेस्को डॉक्यूमेंट मेंशन्ड इन द पैसेज, व्हाट शुड एजुकेशन कंट्रीब्यूट टू? टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। आप जानते हैं बेटा टेक्नोलॉजी की तो कोई भी बातचीत यहाँ पैसेज में नहीं कही गई है। आगे हमारे सामने इकोनॉमिक ग्रोथ, सर इकोनॉमिक ग्रोथ से भी लेना देना नहीं। आप कहेंगे सर ऑल राउंड डेवलपमेंट की अपील ही की गई थी, बाकी और कुछ नहीं। क्वेश्चन नंबर 4 पर काम करते हैं बच्चों। कहता है क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट कैन बी इन्फर्ड? इन्फर्ड का मतलब होता है क्या अर्थ समझा जा सकता है, क्या अर्थ निकाला जा सकता है अबाउट द ऑथर्स व्यूज ऑन द करंट एजुकेशनल सिस्टम। देखो ये बहुत अच्छा है, यही है इसको जो बनाता है रिफ्लेक्टिव पैसेज, यानी कि ऑथर ने जो भी हमारे सामने कहा उसने एक हमारे अंदर एक थिंकिंग अपनी ट्रांसफर की, एक रिफ्लेक्शन ट्रांसफर किया है। The author believes the current system is highly effective in developing all aspects of a person. नहीं सर ये तो बिल्कुल खिलाफ बोल रहा है। The author thinks that the current educational system is too focused on rationality and neglects other important dimensions of human development. ये बात अपनी जगह बिल्कुल सही है, बाकी के एरियाज पर कोई काम नहीं कर रहा है। The author supports the fragmented nature of education in, सर सपोर्ट नहीं कर रहा है, वो तो इसके खिलाफ है, यही बात इसको हटा गई। आखिरी ऑप्शन, द ऑथर सजेस्ट दैट इमोशनल एंड स्पिरिचुअल एजुकेशन शुड बी एलिमिनेटेड फ्रॉम द करिकुलम। सर ये तो बिल्कुल गलत है, इसके ठीक उल्टा ऑथर ने सजेस्ट किया है। आखिरी सवाल हमारे सामने कहता है, व्हाट वाज होलिस्टिक एजुकेशन अ रिएक्शन अगेंस्ट एज मेंशन इन द पैसेज? ठीक है, क्या है होलिस्टिक एजुकेशन, क्या है इसका अर्थ? आइए दोस्तों देखते हैं। कार्टेशियन, सर ये बिल्कुल इसके ओपोजिट है, ठीक है जी। ट्रेडिशनल एजुकेशन ही कार्टेशियन पैराडाइम है। द मैकेनिस्टिक पैराडाइम एंड फ्रेगमेंटेड रिडक्शनिस्ट मॉडल ऑफ एजुकेशन, तो सरकार यही बात हमारे सामने जा रही है। पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक एजुकेशन, देयर इज नो सेंस इन दिस क्वेश्चन, ठीक है जी। अब थोड़ी सी इसकी पैसेज से जो वोकैबुलरी है वर्थ अंडरस्टैंडिंग, आइए देखते हैं। दोस्तों कुछ शब्द हैं जो हम यहाँ पर सीख सकते हैं। होलिस्टिक का मतलब होता है समग्र, समग्रवादी, सभी चीजों को जो शामिल कर ले। आपके सामने इनकी हिंदी आपकी मीनिंग लिखी है। फ्रेगमेंटेड का मतलब जो टुकड़ों में बटा हुआ है, ठीक है जी, आप इसी को आइसोलेटेड भी कह सकते हैं। रेशनैलिटी का मतलब होता है तार्किकता, यानी कि लॉजिकल, जिसे आप अंग्रेजी भाषा में कहते हैं, ठीक है ना जी, फाइन, जिसे आप लॉजिकल कहते हैं, ठीक है जी। आप इसी चीज के लिए एक्यूमेन का भी प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। पैराडाइम का मतलब प्रतिमान, मूल रूप, ठीक है ना, ढांचा। रिडक्शनिस्ट जो रिडक्ट कर दे, कम छोटे रूप में लेकर आ जाए, जटिल चीजों को उनके छोटे या साधारण रूप में सीमित करने की प्रवृत्ति। आइए बच्चों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये क्वेश्चन है हमारे सामने एनालिटिकल। अब एनालिटिकल होने का मतलब हमारी समझ में क्या आया, यानी कि वही जो हमारे सामने कोई इंफॉर्मेशन है उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांटकर उसको विश्लेषण कर देना। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। द रिलेशनशिप बिटवीन आर्ट एंड टेक्नोलॉजी हैज लॉन्ग बीन अ सब्जेक्ट ऑफ डिबेट, ठीक है। हमारे
क्या संबंध है आपस में आर्ट और टेक्नोलॉजी का, ये बहुत लंबी बहस का एक मतलब टॉपिक है। कितनी ही इस पर बहस की जा सकती है। विद सम आर्ग्यूइंग दैट द टू आर इनकम्पैटिबल, दो लोग हैं मतलब सॉरी कुछ लोग हैं इस बात पर बहस कर रहे हैं कि ये जो दोनों है ना आर इनकम्पैटिबल, इनकी आपस में बनती ही नहीं। जहां आर्ट है वहां टेक्नोलॉजी नहीं, जहां टेक्नोलॉजी है वहां आर्ट नहीं, इन दोनों की आपस में बनती ही नहीं है। रेजिंग क्वेश्चंस अबाउट द नेचर ऑफ क्रिएटिविटी, ये सवाल उठाते हैं क्रिएटिविटी के ऊपर। क्रिएटिविटी को हिंदी में हम कहते हैं सृजनात्मकता, इसे हम कहते हैं सृजनात्मकता। यानी कि जब हम किसी चीज का सृजन करते हैं, किसी भी चीज का रूप देते हैं, बनाते हैं, तो उस पर सवाल उठाता है। ठीक है जी। एस्थेटिक्स, एस्थेटिक्स का अर्थ आपको पता होना चाहिए बेटा। एस्थेटिक्स का अर्थ होता है ब्यूटी। ठीक है ना, हर चीज में एक सुंदरता का रूप ढूंढना, हर चीज में सुंदरता होती है। आपने एक लाइन आजकल बड़ी फेमस है, अंतः प्रारंभ अस्ति, अंत ही प्रारंभ है। आजकल बड़ा चल रहा है, हर जगह हम देखते हैं ना, इंस्टाग्राम पर लोग प्रोफाइल में भी लगा लेते हैं, टी शर्ट पर भी लोग, पता नहीं होता लोगों को, लेकिन वो फिर भी उन्हें अच्छा लगता है। लेकिन इसका हकीकत यही है, अगर कहीं पर किसी चीज का अंत होता है तो समझ लो उसका अंत नहीं हुआ, वहां से एक नई कहानी, नई दास्तान, एक नई स्टोरी शुरू हो जाती है। इसलिए मैं अक्सर कहता हूं, अगर आपको कोई जीवन में छोड़कर चला जाए ना, तो उसके लिए कभी विलाप नहीं करना, उसके लिए कभी रोना नहीं है, उसके लिए कभी पछतावा नहीं रखना। क्योंकि जब कोई इंसान आपको छोड़कर जाता है तो वो दो परिणाम आपके सामने रख के जाता है। आपके अंदर क्या कमी रही, आपको वो कमी बताकर जाता है, और दूसरी, आपको अब किस चीज पर अच्छे से काम करना है। ठीक है, कमी भी बता के जाता है वो इंसान, और आपको अब अपने आप को कैसे ताकतवर बनाना है ये भी आपको बता कर जाता है। तो अगर कोई इंसान, कोई दोस्त, हो सकता है कोई प्रियजन आपको अगर छोड़ कर जाता है, आपको इस चीज को कभी नेगेटिव नहीं लेना। वो इंसान जो बर्बाद होने के लिए किसी के जाने के बाद उठाकर शराब, बीड़ी या ऐसा कोई भी गलत हरकत करके अपने शरीर का नुकसान करता है, अपने भविष्य का एक अच्छा फ्यूचर जो बना सकता है वो बर्बाद कर रहा है। नहीं, आपको ऐसा नहीं करना है। आप अपने आप को वापस संभालिए और महसूस कीजिए कि क्या कमी थी आपके अंदर, और किस चीज पर सामने वाले ने आपको धोखा दिया, जिस चीज पर आपको काम करना है। आपसे अच्छा कोई भी इंसान नहीं बन पाएगा, समझिएगा। आप अपने आप को, अपनी कमियों को सुधारिए। कबीर दास जी ने भी तो कहा है, निंदक निय राखिए, सुना होगा ना आप लोगों ने, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी शवाए। तो बच्चों, अगर आप किसी पेपर में भी फेल होते हैं, अगर किसी मॉक में भी आपके कम नंबर आते हैं, तो आपको ये समझकर चलना है कि आपके नंबर कम आने का कारण क्या है। ठीक है बच्चों। and the role of the artist and others seeking to integrate technology into the artistic process। ठीक है ना। अब देखो यहाँ क्या लिखा है मेरे बच्चों, रोल, किसका रोल, रोल ऑफ द आर्टिस्ट। आर्टिस्ट का क्या रोल है और बाकी लोगों का क्या रोल है जो डिमांड कर रहे हैं। सीकिंग का मतलब डिमांड कर रहे हैं, शामिल करने के लिए, इंटीग्रेट करने के लिए टेक्नोलॉजी को, किस चीज में, आर्टिस्टिक प्रोसेस में। ठीक है ना, टेक्नोलॉजी। ठीक है। द क्वेश्चन ऑफ वेदर द हार्मोनाइजेशन, हार्मोनाइजेशन कितना प्यारा शब्द है। हार्मोनाइजेशन शब्द हार्मनी से बना है, और हार्मनी को अगर बिल्कुल सरल भाषा में हम समझने की कोशिश करें तो बैलेंस होता है। हार्मनी का मतलब एक इंसान के होने से दूसरे इंसान को खतरा नहीं, ये भी खुशी से जिए, ये भी खुशी से जिए, इसे हम सामंजस्य कहते हैं। Harmonization of art and technology is possible is a complex and multifaceted, कई बहुमुखी इसके क्या है, रूप हैं। एंड सो लिखा है वन दैट रिक्वायर्स केयरफुल कंसिडरेशन ऑफ द पोटेंशियल बेनिफिट्स। ठीक है ना, इसके बहुत सारे फायदे भी हमें देखने को मिलते हैं, एंड ड्रॉबैक्स, कमियां भी मिलती हैं ऑफ सच एन इंटीग्रेशन। जब आप इनको आपस में कनेक्ट करते हैं तो इसमें हमें बहुत सारी कमियां भी देखने को मिलती हैं। On the one hand, technology has the potential to expand possibilities। expand, सर स्पेलिंग को ध्यान दीजिएगा बेटा। एक expand ये वाली स्पेलिंग है आप लोगों की, जिसका मतलब होता है खर्च करना, और ये expand का मतलब फैला देना। ठीक है ना जी। आगे लिखा है, ऑन द वन हैंड, एक और देखेंगे, टेक्नोलॉजी के पास ये ताकत है कि ये फैला सकती है पॉसिबिलिटीज फॉर आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन इन न्यू एंड एक्साइटिंग वेज, नए और अट्रैक्टिव वेज में फैला सकता है। डिजिटल टेक्नोलॉजी फॉर एग्जांपल्स हैव ओपनड अप न्यू एवेन्यूज फॉर आर्टिस्ट्स टू
एक्सपेरिमेंट विद इंटरैक्टिव एंड इमर्सिव इंस्टॉलेशंस, ठीक है ना, इंटरैक्टिव जिसमें आपस में हम दो लोग इंटरैक्ट करते हैं, इमर्सिव जिसमें खो जाएं, इंस्टॉलेशंस, ठीक है, जब भी कोई चीज बनाई जाती है तो उसका यूजर उसमें पूरी तरह से खो जाए। ऑगमेंटेड एंड वर्चुअल रियलिटी, एक ऐसी रियलिटी जिसको खुद ब खुद मतलब आपके सामने बनते हुए, आप आंखों के सामने बनते हुए देखोगे, महसूस करोगे, ठीक है, experiences and other forms of multimedia art, ठीक है। टेक्नोलॉजी कैन ऑल्सो प्रोवाइड आर्टिस्ट्स विद न्यू टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज, टेक्निक्स, ठीक है, आर्टिस्ट को नई टूल मिल जाते हैं, टेक्निक्स मिल जाते हैं फॉर क्रिएटिंग एंड मैनिपुलेटिंग इमेजेस, साउंड्स एंड अदर सेंसरी इनपुट्स, ठीक है जी, कोई बात नहीं। एट द सेम टाइम देयर आर कंसर्न्स दैट टेक्नोलॉजी कैन अंडरमाइन द ट्रेडिशनल वैल्यूज एंड प्रैक्टिसेस ऑफ आर्ट, ठीक है। इसी समय पर आप बहुत सारे ऐसे भी कंसर्न्स हैं दैट टेक्नोलॉजी कैन अंडरमाइन, जिनको दफन किया जा सकता है। क्या चीज़ अंडरमाइन का मतलब क्या होता है सर? कोई भी चीज़ है उसको आप दबा लेते हैं, ठीक है जी। आगे लिखा हुआ हमारे सामने, कैन अंडरमाइन द ट्रेडिशनल वैल्यूज एंड प्रैक्टिसेस ऑफ आर्ट, ठीक है ना, यानी कि जो ट्रेडिशनल वैल्यूज हैं, जो पुराने नियम हैं, जैसे कोई भी आर्ट की चीज़ आप तैयार करते हैं तो उसका एक अपना पर्सपेक्टिव होता है, ठीक है ना, ये हमारा पुराना सिद्धांत है। कोई भी जब हम चित्र बनाते हैं उसका अपना एक पर्सपेक्टिव होता है, कोई डांस फॉर्म है उसका भी अपना एक पर्सपेक्टिव होता है, ये ट्रेडिशनल वैल्यू है, प्रैक्टिसेस ऑफ आर्ट। सम क्रिटिक्स रेज द आर्गुमेंट दैट टेक्नोलॉजी कैन रिजल्ट इन कोमोडिफिकेशन, इकट्ठे मिलाकर किसी चीज के अंदर परिवर्तन कर देना, यानी कि आर्ट जो है टेक्नोलॉजी के साथ मिलते ही एक नए रूप की आर्ट को जन्म दे देता है, टर्निंग इट इनटू अ मास प्रोड्यूस्ड प्रोडक्ट दैट कैन बी इजीली रेप्लिकेटेड एंड डिस्ट्रीब्यूट, जिसको बहुत जल्दी से डुप्लीकेट बनाया जाता है, रेप्लिकेट नकल बनाई जा सकती है, डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है। अदर्स वरी दैट टेक्नोलॉजी कैन डीह्यूमनाइज द, और कुछ दूसरे लोगों की ये चिंता की बात है कि टेक्नोलॉजी जो ह्यूमनिस्टिक अप्रोच होती है आर्ट की, वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी। कुछ लोगों की ये चिंता है, आर्टिस्टिक प्रोसेस के अंदर ह्यूमन टच खत्म हो जाएगा, रिड्यूसिंग द रोल ऑफ द आर्टिस्ट टू दैट ऑफ अ मेयर टेक्नीशियन और प्रोग्राम। ये यूपीएससी का असिस्टेंट कमांडेंट परीक्षा का पेपर का सवाल आपके ले लिया है 2023 में जो हुआ, ठीक है जी। चलिए बच्चों, पहले प्रश्न की ओर आपको लेके चलते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है, क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है बेटा, ठीक है ना, क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है। What is the main subject of debate in the passage? पैसेज में असली बहस किस बात की है? तो आप कहेंगे गुरुजी असली जो बहस है वो है डेफिनेशन, नहीं सर। रोल ऑफ आर्टिस्ट इन सोसाइटी, नहीं सर। रिलेशनशिप बताई गई है आर्ट और टेक्नोलॉजी की, इन दोनों के बीच के संबंध की बात कही गई है। According to the passage, how has technology expanded possibilities for आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन बाय एलिमिनेटिंग द रोल ऑफ आर्टिस्ट? क्या आर्टिस्ट का रोल खत्म कर दिया जाता है? नहीं सर, आर्टिस्ट का रोल तो रहेगा, आर्टिस्ट के रोल के बगैर आर्ट ही खत्म हो जाएगी। बाय रिप्लेसिंग ट्रेडिशनल आर्टिस्टिक प्रैक्टिसेस, जो ट्रेडिशनल आर्टिस्टिक प्रैक्टिसेस हैं क्या उनको पूरी तरीके से रिप्लेस कर दिया जा रहा है? नहीं, रिप्लेस नहीं किया जा रहा है। बाय इंट्रोड्यूसिंग न्यू टूल्स एंड टेक्निक्स, ये तो हमारे पैसेज की लाइन है। बाय लिमिटिंग द क्रिएटिव प्रोसेस, हटाइए साहब। What is one concern raised by critics regarding the use of technology in art? आर्ट में टेक्नोलॉजी यूज करने का एक कंसर्न क्या हमारे राइटर साहब ने और क्रिटिक साहब ने यहाँ मेंशन किया है? टेक्नोलॉजी मेक्स आर्ट मोर यूनिक, टेक्नोलॉजी के जरिए आर्ट जो है वो यूनिक बन जाती है। नहीं सर। कैन रिजल्ट इन कोमोडिफिकेशन ऑफ, ठीक है ना, इसको कोमोडिटी बना देता है। कोमोडिफिकेशन का मतलब इसे वस्तु बना देता है आर्ट के जरिए, अगर हम टेक्नोलॉजी इसमें एंटर करते हैं। ये कोमोडिफिकेशन पैसेज में आया था। टेक्नोलॉजी एनकरेज करती है क्रिएटिविटी को, ऐसा पैसेज में नहीं है। टेक्नोलॉजी एनहेंसेस द आर्टिस्टिक प्रोसेस, नहीं। ज्यादा बेहतर क्या है, इस बात का कंसर्न बताया है कि आप आर्ट को कोमोडिफाई कर देंगे, कोमोडिटी बना देंगे, तो इस बात की चिंता हमारे राइटर साहब ने व्यक्त की है। What is an example of how digital technologies have opened new avenues for artistic experimentation according to the passage? ठीक है, तो क्या एग्जाम्पल हमें बताया गया है कि डिजिटल टेक्नोलॉजीज ने किस तरीके से नए रास्ते खोले हैं आर्टिस्टिक एक्सपेरिमेंटेशन के। चलिए बेटा, क्वेश्चन को ध्यान से समझते हैं।
स्कल्पटिंग विद क्ले, क्ले का कोई जिक्र पैसेज में नहीं है। क्लासिकल पेंटिंग कोई जिक्र नहीं है। ट्रेडिशनल म्यूजिक कोई जिक्र नहीं है। हटाओ, सारे हट गए तो हमारे सामने ये चीज तो मेंशन है पैसेज में, ठीक है जी। व्हाट पोटेंशियल ड्रॉबैक इज एसोसिएटेड विद इंटीग्रेशन ऑफ टेक्नोलॉजी इनटू द आर्टिस्टिक प्रोसेस, क्या कमियां, ड्रॉबैक का मतलब कमी रही है, कमी पूछी गई है आप लोगों से मेरे बच्चों। इट मेक्स आर्ट मोर पर्सनल एंड एक्सप्रेसिव, अच्छा जी, इससे आर्ट जो है वो एक्सप्रेसिव बन जाती है, तो ये तो उसकी कमी तो है नहीं। आर्ट का तो पहला फर्ज यही है कि वो एक्सप्रेसिव हो। एक्सप्रेसिव का मतलब अपनी एक अभिव्यक्ति करके बताए, क्या वो उसके अंदर छिपाया हुआ है। मोनालिसा की पेंटिंग दुनिया भर के लोग देखने चाहते हैं, हम मोनालिसा की पेंटिंग में एक्चुअल में लोग क्या देखना चाहते हैं, एक्सप्रेसिव है। जैसी भावना से देखते हैं लोग वैसा ही उसका अपना अर्थ निकालते हैं। डिह्यूमनाइज करते हैं, ड्रॉबैक डिह्यूमनाइज, यही है अपना हमारा आंसर। ये बनाता है इनोवेशन, सर इनोवेशन इसकी कमी थोड़ी होगी। इंक्रीज करती है क्रिएटिविटी, इसकी कमी थोड़ी होगी। हमसे तो कमी पूछिए ना साहब, कमी से बाहर नहीं जाएंगे दोस्तों हम लोग, ठीक है। अरे वाह, एक और क्वेश्चन आ गया, टोन क्या है पैसेज की। टोन पर काम करते हैं, ऑप्टिमिस्टिक एंड एंथुसियास्टिक। क्या है बेटा, ऑप्टिमिस्टिक और एंथुसियास्टिक। सर टोन ये तो नहीं है, नेगेटिव सोचा जा रहा है, टेक्नोलॉजी के मिक्सिंग होने की वजह से आर्ट का एक्चुअल रोल खत्म हो जाएगा। क्रिटिकल का मतलब क्या होता है, जिस पर बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए और चिंतन करना चाहिए। डिसमिसिव एंड नेगेटिव, सर डिसमिसिव किसी चीज को पूरी तरह डिसमिस कर देना, पूरी तरह डिसमिस नहीं किया गया है। इनफॉर्मल एंड कैजुअल, कैजुअल तो नहीं है, आप कहेंगे क्रिटिकल और कंटेम्पलेटिव है। कुछ खास शब्द इस पैसेज से हम लोगों ने जो डिस्कस कर लेने चाहिए। कंपैटिबल का मतलब संगत, यानी कि जो हार्मोनाइज किया जा रहा है। इंटीग्रेशन एकीकरण होता है, बेटा ये डिस्क्रिप्शन जरूर पढ़िएगा, आपको अच्छा लगेगा, ठीक है। और बच्चों आपके लिए बहुत मेहनत की जा रही है इन क्वेश्चंस को बनाने में, हमारी मेहनत आप लोगों के लिए बहुत काम आए, ठीक है। हम सिर्फ इसी चीज़ के लिए आप लोगों के साथ ये मेहनत कर रहे हैं। आप जो ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आपको मेरी स्पीड कम लगे तो आप इसे 1.5 की स्पीड पर फटाफट से देख के ख़त्म कर दीजिएगा। पैसेज जब आपके सामने आता है तो पहले आप स्क्रीन को रोककर खुद ब खुद पैसेज को पढ़ने की कोशिश करें। आपको पता चलना चाहिए कि आप किस लेवल तक एक ही बार में पैसेज का मीनिंग गेन कर सकते हैं, ठीक है जी। अब देखो भाई, हमारे सामने कोमोडिफिकेशन, वस्तुवाद, यानी कि वस्तुकरण, किसी चीज को वस्तु के रूप में ले आना। डी ह्यूमनाइज के साथ डी लगाने का मतलब मानवता को कम कर देने वाला। बाकी इसकी डिस्क्रिप्शन आप जरूर पढ़कर देखिएगा। आइए बच्चों पैसेज नंबर 5 पर पढ़ते हैं। सर डिस्क्रिप्टिव का मतलब क्या होता है, जो अपने आप में फुल ऑफ फैक्ट्स है, ठीक है ना, उसको डिस्क्राइब किया गया है, उसको डिस्क्राइब किया गया है पैसेज नंबर 5 में। अब ये है हमारे सामने पैसेज, पहले मैं आपको दिखा दूं बेटा ये कहां से लिया गया है। दोस्तों ये लिया गया है क्राइम एंड पनिशमेंट नाम के एक नॉवल से। क्राइम एंड पनिशमेंट नाम के एक नॉवल से इसको उठाया गया है। आपके पेपर में एक पैसेज का ऐसा भी हिस्सा आता है जो साइकोलॉजी के बेसिस पर आता है। साइकोलॉजी का मतलब ह्यूमन बिहेवियर के अकॉर्डिंग आपके सामने एक सिचुएशन डिस्क्राइब की जाती है, उसमें से क्वेश्चन आपको फंसाया जाता है। CHSL या CGL मेंस में कॉम्प्रीहेंशन से 4 क्वेश्चंस 5 क्वेश्चंस यूजुअल पूछे जाते हैं। हम लोगों ने कोशिश की है आपको 6 क्वेश्चंस का एक मॉडल आपके सामने रखने की, ताकि आप लोगों को हर तरह के पेपर के लिए मैं तैयार कर सकूं, ठीक है। और मैं एक बात फिर से कहूंगा बेटा, मेरा ये दावा बिल्कुल नहीं होगा, मैं ये दावा बिल्कुल नहीं करूंगा कि भैया सारा पेपर इन्हीं से आएगा, बिल्कुल भी नहीं कहूंगा सर। ऐसे वायदे से मैं आप लोगों को पहले दिन ही लर्निंग का जो कैपेसिटी वो डैमेज कर दूंगा। हाँ मैं ये जरूर करूंगा कि आपके अंदर वो स्किल डेवलप कर दूंगा कि आप पेपर में किसी भी तरह का क्वेश्चन देखोगे आप कॉन्फिडेंटली उसका आंसर मार्क कर देंगे, ठीक है बच्चे। MTS की हम लोगों ने बहुत प्यारी प्यारी क्लासेस ली हैं, बहुत सारा कंटेंट अपने यूट्यूब पर देते हैं, आप जाकर उनके कमेंट सेक्शन पर भी देख सकते हैं। बच्चों को इस चीज़ का फायदा मिलता है कि अरे यार मुझे क्वेश्चंस बनाने आ गए, इससे अच्छा और क्या चाहिए। मुझे क्वेश्चंस रटने की जरूरत नहीं है कि आंसर ढूंढ ले यार ये रटा हुआ ये आ गया, ऐसा नहीं होगा हमारा अप्रोच, बाबू कभी भी नहीं होगा। पैसेज को पढ़ने की कोशिश करते हैं। अब देखो जी ये लिखा है रस्को लनिको, ठीक है, हम इसको रश्मिका मंडाना भी पढ़ सकते हैं, ठीक है जी। रस्कोल्निक जो भी नाम है भाई, ये नाम शायद रशियन है, ठीक है ना। वॉज नॉट यूज टू क्राउड्स, वो इंसान क्राउड्स में रहना पसंद नहीं करता था, ठीक है ना। एंड एज वी सेड बिफोर, जैसा हमने पहले बताया, ही अवॉइडेड सोसाइटी ऑफ एवरी सोर्ट। अब देखो बेटा, अगर मैं यहां से लेकर यहां तक आपसे पूछूं इसके लिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या होगा, जो सोसाइटी का जीवन त्याग के अकेला रहना पसंद करता है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कमेंट में बताइएगा।
मोर स्पेशली ऑफ लेट, और अधिकतर जब दिन में देरी होती थी तो वो बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था। बट नाउ ऑल एट वंस, एकदम से ही फेल्ट अ डिजायर टू बी विद अदर पीपल, एकदम से उसके अंदर इच्छा आ गई कि वो समाज के लोगों के साथ घुल मिल कर रहे। इसके लिए भी वन वर्ड सब्सटीट्यूशन क्या है, कमेंट सेक्शन में बताना। समथिंग न्यू सीम्ड टू बी टेकिंग प्लेस विद इन हिम, उसके अंदर एक नई चीज पैदा हो रही थी। एंड विद इट ही फेल्ट अ सॉर्ट ऑफ थर्स्ट, उसके अंदर एक प्यास जगी फॉर कंपनी, समाज के लोगों के बीच रहने की। ही वॉज सो वियरी आफ्टर, बिल्कुल थका हुआ था। आफ्टर अ होल मंथ ऑफ कंसंट्रेटेड रैचिडनेस, रैचिडनेस का मतलब होता है, मतलब आप देखो इसको, रैचिड हम उस इनको इंसान को कहते हैं जो घटिया होता है, कमीना होता है। एंड ग्लूमी, ग्लूमी का मतलब जो अनएक्साइटिंग है, एक्साइटमेंट, अनएक्साइटिंग, एक्साइटमेंट का मतलब सर कुछ भी काम कर रहे हैं, काम तो कर रहे हैं लेकिन पूरी तरीके से उदासी भर जाए। दैट ही लॉन्च्ड टू रेस्ट, अब वो रेस्ट करना चाहता था। इफ ओनली फॉर अ मोमेंट, चाहे एक पल के लिए ही क्यों ना हो। इन सम अदर वर्ल्ड, वट एवर इट माइट बी, जो भी कुछ हो। एंड इन स्पाइट ऑफ द फिल्दीनेस, सर फिल्दी शब्द से बना है और फिल्दी का मतलब होता है डर्टी, ठीक है जी। फिल्दीनेस ऑफ द सराउंडिंग, चारों ओर जो गंध मचा पड़ा है। ही वॉज ग्लैड नाउ टू स्टे इन द टेवरन, ठीक है ना जी। अब वो इस बात को लेकर खुश है कि वह टेवरन में रहता है। टेवरन एक शब्द आप लोगों के सामने, अगर टेवरन की हम बात करते हैं दोस्तों, तो टेवरन का मतलब क्या होता है, एक धर्मशाला, ठीक है ना। इसका सिनोनिम अगर मैं आपको कहूं तो ये होगा इन। द मास्टर ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट वॉज इन अनदर रूम, जो उसका मालिक था, जिस एस्टेब्लिशमेंट की यहाँ बात कही है, जो उसका मालिक था वो दूसरे रूम में रहता था। बट ही फ्रीक्वेंटली केम डाउन सम स्टेप्स इनटू द मेन रूम, वो कभी कभी आता ही रहता था, ठीक है जी, वो मेन रूम में। हिज जॉन्टी, हिज जॉन्टी नया शब्द आप लोगों के लिए है, हिज जॉन्टी। जॉन्टी का मतलब होता है क्या चीज, फैशन, ठीक है। हिज जॉन्टी टार्ड बूट्स, यानी कि जो फैशनेबल, फैशन का नहीं है, फैशनेबल, जॉन्टी का मतलब आप फैशनेबल समझिएगा, ठीक है। जो वो फैशनेबल शूज पहनता था, ठीक है जी, विद रेड टर्न ओवर टॉप्स कमिंग इनटू व्यू ईच टाइम, हर बार उसका जो रेड टर्न ओवर टॉप्स थे वो हर बार दिखाई देते थे। बिफोर द रेस्ट ऑफ हिज पर्सन, मतलब पूरा उसका शरीर देखने से पहले वही सबसे ज्यादा दिखते थे। ही वोर अ फुल कोट एंड अ हॉरिबली, मतलब बड़ा भयानक सा ग्रीजी ब्लैक सैटिन वेस्ट कोट, एक चमकदार काला सैटिन वेस्ट कोस्ट वो पहनता था, ठीक है। विद नो क्रेवेट, ठीक है ना जी, जिसके ऊपर कोई क्रेवेट नहीं होता था, ठीक है जी। अब आप कहेंगे सर क्रेवेट का मतलब क्या होता है, नेक वियर होता है बच्चों, ये नेक पर पहनने का एक मफलर टाइप का होता है। एंड हिज होल फेस सीम्ड स्मियर्ड विद ऑयल लाइक एन आयरन क्लॉक, ठीक है ना जी। पूरे के पूरे चेहरे पर, स्मियर्ड का मतलब होता है पोता होना, मतलब जो आप किसी के माथे पर, जैसे जब हम जाते हैं कहीं पर भी, जब हम जाते हैं कहीं पर भी, मतलब तीर्थ स्थान पर, तो माथे पर हम हल्दी या चंदन लगा लेते हैं, स्मियर कर लेते हैं, इसे हम कहते हैं, ठीक है ना जी, करेक्ट है। स्मियर्ड विद ऑयल लाइक एन आयरन लॉक। एट द काउंटर स्टूड अ बॉय अबाउट 14, 14 साल का एक लड़का वहां पर खड़ा था। एंड देयर वॉज and there was another boy somewhat younger who handed whatever was wanted, जो हर किसी की जरूरत थी। on the counter lay some sliced cucumber, आप जानते हैं खीरे की कुछ स्लाइसेस वहां पड़ी थी। some pieces of dried black bread and some fish chopped up small, all smelling very bad, सारी सबसे बदबू उठ रही थी। it was insufferably close, ठीक है ना, मतलब insufferably close, बिल्कुल नजदीक ही था। so heavy with the fumes, बदबू उठी पड़ी थी। फ्यूम को हम कहते हैं, फ्यूम को हम कहते हैं स्मोक, ठीक है ना, ओके। ऑफ स्पिरिट्स दैट 5 मिनट्स इन सच एन एटमोस्फेयर माइट वेल मेक अ मैन ड्रंक, मतलब 5 ही मिनट में किसी भी इंसान को नशा ही हो जाए। पहला सवाल हमारे सामने, हाउ डज दिस पर्सन फील अबाउट क्राउड्स एट द बिगिनिंग ऑफ द पैसेज, पैसेज की शुरुआत में वो कैसा फील करता था, पसंद करता था, इंडिफरेंट था क्राउड से, मतलब क्राउड के होने या ना होने से उसे फर्क नहीं पड़ता था, अवॉइड करता था सोसाइटी, कंफर्टेबल फील करता था। तो आप कहेंगे गुरुजी वो तो अवॉइड करता था, ठीक है ना जी। व्हाट डज दिस पर्सन लॉन्च फॉर, देखो बच्चों यहाँ इस लोन को थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर आप इसी शब्द को एडजेक्टिव की तरह यूज करते हैं तो इसका मतलब होता है लंबा, ठीक है जी। अगर अगर आप इसी को वर्ब की तरह यूज करते हैं तो इसका मतलब होता है इच्छा रखना, ठीक है जी। व्हाट डज दिस पर्सन
डिजायर फॉर आफ्टर अ मंथ ऑफ रेचिडनेस, क्या उसके मन में इच्छा जागी है, वो क्या करना चाहता था? तो आप कहेंगे सर अलोन, सर अलोन तो पहले से ही रह रहा था। एक्सपीरियंस अ डिफरेंट वर्ल्ड एंड रेस्ट, अलग दुनिया में जाना चाहता था, चाहे एक ही पल के लिए वो रेस्ट करे चाहता था। अपनी प्रॉब्लम्स को कन्फ्रंट करना, रिटर्न टू हिज प्रीवियस हैबिट्स। ठीक है जी। व्हाट इज द एटमोसफियर ऑफ द टेवरन डिस्क्राइब्ड इन द पैसेज? ठीक है जी। उस धर्मशाला जिस इन में वो रहता था, वो क्लीन थी, वेलकमिंग थी? नहीं सर। ठीक है, सड़ा बदबूदार माहौल था भाई। तो क्या कहेंगे? ब्राइट एंड? नहीं सर, फिल्दी। ठीक है ना जी, यही है। क्वाइट एंड पीसफुल? नहीं है। व्हाट डज द मास्टर ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट वियर? क्या पहने हुए थे साहब? नीट एंड टाइडी आउटफिट, साफ सुथरे कपड़े थे क्या उसके? नहीं सर। फुल कोट एंड ग्रीजी ब्लैक सेटिन, ये तो पैसेज में बताया है। कैजुअल शर्ट, फॉर्मल नहीं, यही हमारे सामने पैसेज के अंदर बताया गया है। What food items are mentioned on the counter or in the tavern? Fresh vegetables and bread, sliced cucumber, dried black bread and small chopped fish. ये नहीं है भाई हमारे पास, ये नहीं है भाई। यहाँ पर मैक्सिमम इंफॉर्मेशन सेटिस्फाई होती है। दो ऑप्शन और देख लेते हैं, फ्रूट्स एंड पेस्ट्रीज, मीट डिशेस एंड डेजर्ट्स। नहीं भाई। टोन क्या है पैसेज की? जॉयफुल, सोम्बर, इंडिफरेंट या ह्यूमरस? सर अगर हम बात करने की कोशिश करते हैं ह्यूमरस, मजाक किसी भी चीज का नहीं बनाया। इनडिफरेंट का आप लोगों को अर्थ बताया है, स्टोइक होता है। ठीक है ना जी, खुशी की बात नहीं तो बचता है क्या? सीरियस टोन हमें देखने को मिलती है। दोस्तों अब इसकी संबंधित कुछ ग्लोसरी, कुछ वोकैब्स को समझते हैं। रैचिडनेस का मतलब दुखदता। बाबू इसको पढ़कर देखिए कि वन वर्ड सब्सटीट्यूशन कैटेगरी में आपसे पूछा जा सकता है। सर हमारे सामने अगले शब्द हैं जॉन्टी, फुर्तीला जिसे हम कहते हैं। फैशनेबल भी हमने इसको कहा, ट्रेंडी भी हम लोगों ने इसे कहा, यानी कि वो इंसान जो मस्त रहता है, हैप्पी रहता है, सेल्फ कॉन्फिडेंट रहता है। ठीक है ना जी, केयर फ्री रहता है, स्प्राइटली रहता है, टेंशन फ्री रहता है। फिल्दीनेस, फिल्दी से बना, गंदगी से भरा हुआ। इनसफरेबली, असहनीय रूप, जिसे आप चाहकर भी सहन नहीं कर सकते हैं। फ्यूम का मतलब धुआं होता है। अब इसी के आधार पर मैं अगर आप लोगों को कहूं कि बेटा परफ्यूम जो आप लगाते हैं कपड़ों पर, परफ्यूम शब्द का अर्थ कैसे बनाओगे? जरा मुझे रूट लेवल पर इसका अर्थ बताएं, रूट लेवल पर इसका अर्थ बताएं। ये सब आप लोगों को वोकैब सिलेक्शन बैच में बहुत अच्छे से बताया गया है, आप सभी को जरूर देखना चाहिए। वोकैब सिलेक्शन बैच मेरे यूट्यूब चैनल पर आपको मिलता है। तो बच्चों पहले लेवल के क्वेश्चंस को बनाने के बाद आइए अब हम शुरू करते हैं आप लोगों के साथ एक नेक्स्ट लेवल कॉम्प्रिहेंशन पैसेज का चैप्टर 2। यानी कि अब आप लोगों के सामने क्वेश्चंस और ज्यादा डेलिब्रेट होंगे और ज्यादा आप लोगों को ध्यान देना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर 2 ऑफ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस। चैप्टर 2 हमारे सामने कहता है पैसेज नंबर सी। ठीक है बच्चों, आइए फैक्चुअल क्वेश्चन हमारे सामने फिर से आ गया है। सबसे पहले स्क्रीन को आप फ्रीज करें और इसको खुद से एक बार पढ़कर देखेंगे। ठीक है बच्चों, आइए अब हम इसको पढ़ने की कोशिश करते हैं। व्हेन इट कम्स टू क्रिटिकल मिनरल्स, देखिए पिछले पैसेजेस में हमने क्रिटिकल शब्द के बारे में पढ़ा था, वो अब हमारे काम आ गया। ठीक है जी। मिनरल्स, चाइना इज नॉट ओनली अ स्टेक होल्डर, स्टेक होल्डर का मतलब होता है पार्टनर या शेयर होल्डर, बट ऑल्सो अ लीडर। अब ध्यान से देखिएगा मेरे बच्चों, थोड़ी थोड़ी ग्रामर भी रिवाइज हो जाए तो मजा आ जाएगा। नॉट ओनली के साथ ये नाउन, बट ऑल्सो के साथ ये लिखा नाउन। इट डोमिनेट्स, डोमिनेट का मतलब होता है रूल करना। ये शब्द बना है डोमिन से, और डोमिन किसी भी शब्द के साथ अगर जुड़ जाए तो उसका मतलब ही होता है रूल करना। dominates every supply chain segment, upstream, midstream and downstream, covering mining, extraction, refining and processing। अब ध्यान से समझिएगा, ये हर एक तरह की सप्लाई करता है कौन? चाइना। और चाइना जो चेन सेगमेंट बनी हुई है हर एक को अपस्ट्रीम ऊपर ले जाना, मिड स्ट्रीम बीच में, और डाउन स्ट्रीम नीचे लाना, या फिर अगर हम कहें तो कवरिंग, माइनिंग, माइनिंग को कवर करना, एक्सट्रैक्शन चीजों को निकाल कर बाहर निकालना। ठीक है जी। रिफाइन करना, प्रोसेस करना। इट एंजॉयज अ नियर मोनोपोली स्टेटस, और चाइना एक मोनोपोली स्टेटस एंजॉय करता है। कंट्रोलिंग 60% ऑफ रेयर अर्थ प्रोडक्शन, 60% ऑफ क्रिटिकल मिनरल्स प्रोडक्शन एंड 80% ऑफ द प्रोसेसिंग वर्ल्ड वाइड। ये डेटा है, इसी के आधार पर फैक्ट्स के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे हमसे, कोई दिक्कत नहीं। देयरफॉर एनी डिसीजन चाइना मेक्स अस हैज, देयरफॉर एनी डिसीजन, ये हमारे सामने सब्जेक्ट है। चाइना मेक्स, ये रिलेटिव क्लॉज है, इस सब्जेक्ट की वर्ब यहां लिखी है। ठीक है जी। एनी डिसीजन हैज प्रोफाउंड नेशनल सिक्योरिटी implications globally. The European Union and countries such as India, Japan and United States are strategically vulnerable due to their dependence on critical minerals. तो अब यहाँ vulnerable का मतलब होता है dangerous,
ठीक है ना, यानी कि ऐसा डेंजरस जिसे हम अगर कहें तो असेलेबल, ठीक है ना, यानी कि एक ऐसा मतलब कोई भी इंसान या कोई भी ऐसी चीज जिसके ऊपर अटैक किया जा सकता है, दैट इज कॉल्ड असेलेबल ड्यू टू देयर डिपेंडेंस ऑन क्रिटिकल मिनरल्स। चाइनाज इंटिमिडेटिंग बिहेवियर, जो रोबदार उसका व्यवहार है, फर्स्ट गेन्ड इंटरनेशनल अटेंशन इन द आफ्टरमैथ ऑफ द इंसिडेंट इन 2010 व्हेन अ चाइनीज ट्रॉलर collided with the Japanese Coast Guard posts, ठीक है जी, after which it halted and exports of the rare earth। फिर से एक बार इसको पढ़ने की कोशिश करते हैं। चाइनाज इंटिमिडेटिंग बिहेवियर, जो रोबदार उसका व्यवहार है, फर्स्ट गेन्ड इंटरनेशनल अटेंशन, सबसे पहले लोगों का ध्यान, पूरी इंटरनेशनल लेवल पर लोगों का ध्यान इस पर इसलिए गया, किस चीज का ये परिणाम था, ऑफ इंसिडेंट, उस घटना का जो 2010 में हुई है, व्हेन अ चाइनीज ट्रॉलर, ट्रॉलर की अगर हम बात करते हैं तो ट्रॉलर अपने आप में एक ऐसा इंसान होता है जो एक कोनिकल इस तरीके का फिश लेकर मतलब मछलियां पकड़ता है, ठीक है भाई। अब यहाँ हमारे सामने लिखा है कोलाइडेड विद, टकरा गया जापानीज कोस्ट पर गार्ड बोट्स के पास, आफ्टर विच इट हॉल्टेड, जिसको रोक दिया गया या जो रुक गया, द एक्सपोर्ट्स ऑफ रेयर अर्थ, ठीक है, एलिमेंट्स टू जापान, जो जापान पर मतलब एक्सपोर्ट करता था इन चीजों को। द इवेंट ऑल्सो लेड टू सीरियस ग्लोबल डिस्कशन अबाउट द वर्ल्ड्स डिपेंडेंस ऑन चाइना फॉर स्ट्रेटेजिक मिनरल्स, ठीक है ना जी, आखिर क्यों हम इस पर डिपेंड है, इसका डिस्कशन शुरू हुआ। दोस्तों ये सवाल है आप लोगों का द हिंदू से उठाया गया 26/9/2024 से, ठीक है जी, फाइन। पहले सवाल को ध्यान से पढ़ेंगे और इसका आंसर बनाने की कोशिश करेंगे। What are the three segments of the supply chain that China dominates in the critical mineral industry? तीन चीजें कौन सी हैं? माइनिंग, एक्सट्रैक्शन, प्रोसेसिंग, ठीक है ना जी, तब ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पर सप्लाई चेन हमसे पूछी गई है जो क्रिटिकल है मिनरल इंडस्ट्री में, तो सर यहाँ पर ये वाली बात नहीं, चेन की बात करते हैं तो अपस्ट्रीम, मिडस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम, ठीक है, यही हमें बताया गया है। प्रोडक्शन और ये चीजें बाकी डिस्कशन से बाहर हुई। क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3 वी हैव, केयरफुली इसे पढ़ने की कोशिश करेंगे जी, ठीक है। व्हाट परसेंटेज ऑफ ग्लोबल रेयर अर्थ प्रोडक्शन डज चाइना कंट्रोल, कितना मतलब परसेंटेज जो है वो अर्थ प्रोडक्शन, ये फिर से पढ़ते हैं, परसेंटेज ऑफ ग्लोबल रेयर अर्थ प्रोडक्शन डज चाइना कंट्रोल, ठीक है ना जी। इसके लिए हमें दोबारा से क्वेश्चन को ध्यान से देखना होगा। क्वेश्चन क्या कहता है, 40%, 50%, 60% या 80%, क्योंकि ये तो फैक्चुअल है और फैक्ट इतना अच्छे से याद नहीं रह पाता है, आप जानते हैं। यहाँ लिखा है हमारे सामने मोनोपोली स्टेटस कंट्रोलिंग 60% ऑफ रेयर अर्थ प्रोडक्शन, ठीक है ना जी, क्रिटिकल मिनरल के भी 60% है, 80% प्रोसेसिंग के लेकर कहा गया है, तो रेयर अर्थ प्रोडक्शन के लिए 60% वाजिब है, यही इसका सही आंसर है। Why are countries like European Union, India, Japan, and United States vulnerable in terms of critical minerals? Due to China's technological advancement, due to their reliance on China's supply and processing of critical minerals, because of their limited natural resources. ये तो कहीं नहीं है पैसेज में। Due to trade ये क्या लिखा है, embargoes by अदर कंट्रीज, ठीक है ना जी। तो सर यहाँ अदर कंट्रीज के साथ ऐसा कोई लेना देना नहीं है, यही आप कहेंगे रिलायंस। रिलायंस का मतलब होता है डिपेंडेंस। तो यहाँ पर हमारे सामने जो एम्बार्गोज शब्द लिखा हुआ है ना, एम्बार्गोज का मतलब होता है ट्रेड बैरियर, ठीक है। ट्रेड बैरियर का मतलब होता है जब भी कोई ट्रेडिंग करता है एक जगह से दूसरी जगह, तो बीच में जो चेक पोस्ट है दैट इज कॉल्ड ट्रेड बैरियर, ठीक है बेटा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन 4 एंड 5 भी है। व्हाट इवेंट इन 2010 फर्स्ट ब्रॉट इंटरनेशनल अटेंशन टू चाइनाज यूज ऑफ क्रिटिकल मिनरल्स एज लेवरेज, ठीक है जी। अब यहाँ पर हमसे लेवरेज का एक सवाल पूछा गया है। अब देखिए ऑप्शन क्या कहता है, कौन सा इवेंट है 2010 में जो सबसे पहले लोगों के सामने जो ये खनन किया जा रहा था इलीगल तरीके से, ठीक है ना, तो इसका नोटिस लोगों के दिमाग में आया, ठीक है। चाइना यूएस का कोई डिस्प्यूट नहीं देखा, कोलिजन चाइना ट्रॉलर का जापानीज कोस्ट के साथ, चाइनाज अनाउंसमेंट ऑफ मिनरल एक्सपोर्ट्स नहीं, चाइनीज माइनिंग एक्सीडेंट। माइनिंग एक्सीडेंट कोई भी
नहीं देखने को मिला। ठीक है बच्चों, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। व्हाट इज द टोन ऑफ द पैसेज? टोन का क्वेश्चन बार बार पूछा ही जाएगा, ध्यान रखिएगा। न्यूट्रल एंड इंफॉर्मेटिव, ऑप्टिमिस्टिक एंड होपफुल, क्रिटिकल एंड कंसर्न्ड, ह्यूमरस। देखो जी, यहाँ कोई हंसी मजाक की बात नहीं थी, कोई ऑप्टिमिस्टिक बात नहीं की गई है, ये भी गया। तो न्यूट्रल एंड इंफॉर्मेटिव कह देना अपनी जगह सही है। आप कहेंगे सर कंसर्न बताया गया, न्यूट्रल कैसे हो सकते हैं, है ना। पूरी मिनरल इंडस्ट्री पर जो मोनोपोली इसने शब्द यूज किया है पैसेज में, उसके अकॉर्डिंग न्यूट्रल नहीं है, ये तो अपने आप में क्रिटिकल है, पैसेज की पहली लाइन में कहा है, और कंसर्न भी है बाकी सभी देश के मतलब लोगों का। ठीक है बेटा, आइए बच्चों इससे रिलेटेड कुछ वोकैब्स को समझने का काम करते हैं। क्रिटिकल मिनरल्स, महत्वपूर्ण हो गया, क्रिटिकल का मतलब आप जानते हैं मिनरल। रेयर अर्थ एलिमेंट्स, ऐसे एलिमेंट्स जो धरती में बहुत गहराई से खोजने के बाद हमें मिलते हैं, दुर्लभ पृथ्वी तत्व इसे हिंदी में कहते हैं। सप्लाई चेन इज आपूर्ति श्रृंखला। अपस्ट्रीम, अपधारा, ये आप लोगों ने गणित में बहुत पढ़े हैं बेटा, इनके बारे में थोड़ा सा जरूर ध्यान से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, मोनोपोली का मतलब क्या होता है? एकाधिकार। सभी लोग जानते हैं मोनो का मतलब एक हो गया, पोली का मतलब क्या हो गया? मैनी, यानी कि जो एक है सभी के ऊपर अधिकार जैसा इज कॉल्ड मोनोपोली। ठीक है बच्चों, चलिए आइए सवाल नंबर 7 पर चलते हैं। इंफॉर्मेटिव पैसेज, जो इंफॉर्मेशन पास करने का काम करेगा, एक छोटा पैसेज। ठीक है ना, पहली बार बेटा इसको स्क्रीन पॉज करके ध्यान से पढ़ने की कोशिश कीजिएगा, पहले इसको ध्यान से पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। सामान्यतः कोई भी छोटा पैसेज देखकर हमें ये लगता है कि हम उसे आसानी से बना लेंगे, बनाए भी जा सकते हैं, इसमें कोई दो बात नहीं है बेटा। लेकिन कभी कभी जो पैसेज हमारे सामने छोटे दिए जाते हैं, उनके अंदर क्वेश्चंस अंडरस्टैंडिंग के ज्यादा हो जाते हैं, तो इस बात को जल्दबाजी में नहीं जज करना। ठीक है, आइए सर। व्लादिमीर पुतिन स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन इन यूक्रेन विच बिगैन इन February 2022, the largest and bloodiest invasion since the end of the Second World War in 1945, has now taken on the nature of fictional endless war described in George Orwell's 1984। यहाँ पर जॉर्ज ऑरवेल की एक, जो कि एक बहुत अच्छे लेखक हैं, उनका लेख उसमें है। तो एंडलेस जो वॉर है, कि कभी ना खत्म होने वाला फिक्शनल वॉर जो उन्होंने डिस्क्राइब किया है, अब ये उस रूप में बदल चुका है। हम जानते हैं रशिया यूक्रेन का ये जो युद्ध है, ठीक है जी, ये लगभग 2022 फरवरी में शुरू हुआ था एंड इट इज गोइंग ऑन। ठीक है, द रूसो यूक्रेनियन कॉन्फ्लिक्ट हैज डिस्ट्रॉयड द यूरोपियन सिक्योरिटी स्ट्रक्चर बिल्ट सिंस द हेल्सिंकी। ठीक है ना जी, फाइन, हेल्सिंकी अकॉर्ड्स ऑफ, क्या लिखा है भाई, 1975। ठीक है, अकॉर्ड का मतलब दोनों के आपस में संधि जो हुई थी 1975 की। वाइल द यूक्रेनियन रेजिस्टेंस, मतलब जो विरोध प्रदर्शन यूक्रेनियन कर रहे हैं, पलटवार कर रहे हैं, है सरप्राइज द वेस्ट, फंडामेंटल क्वेश्चंस परसिस्ट, जो बेसिक क्वेश्चंस है वो अभी भी यूं के यूं है। व्हाट मेड दिस वॉर ऑफ एग्रेशन, गुस्से का ये जो युद्ध है किस बात का है भाई, पॉसिबल, एंड व्हाट मेड द यूक्रेनियंस रेसिस्ट, यूक्रेनियन इसका पलटकर जवाब क्यों दे रहे हैं, एज दे डिड एंड आर कंटिन्यूइंग टू डू। व्हाट डिफरेंशिएट्स, आखिर किस वजह से ये भेद है यूक्रेनियन फ्रॉम रशियंस। ठीक है, व्हाट विल बी द कंसिक्वेंसेस ऑफ द वॉर फॉर यूक्रेन, रशिया, यूरोप एंड द वर्ल्ड, क्या परिणाम होंगे इस युद्ध के अगर इनके बीच हो जाता है। द हिंदू से लिया गया 26/9/2024 की परीक्षा से सवाल। ठीक है ना जी, फाइन, मतलब न्यूज़पेपर से उठाया हमने क्वेश्चन। अब आप देखोगे इस क्वेश्चन में ना अजीब क्या है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहां से लेकर लगभग यहां तक की बात जो है वो हम सभी को पता है, बोलो हाँ। ठीक है जी, और यहां सारे के सारे हम लोगों ने क्या उठा दिए, क्वेश्चंस उठा दिए। अब इन क्वेश्चंस का आंसर कहीं पर है नहीं, तो इन क्वेश्चंस के आंसर को लेकर आपको खुद ब खुद सोचना पड़ सकता है क्या पॉसिबल रीजंस हो सकते हैं जिसका आंसर बनाने के लिए हमें कहीं ना कहीं कोई एक ऐसा शब्द मिलेगा पैसेज में छिपा हुआ जो इनका आंसर हमें देगा। चलिए शुरू करते हैं, पहला सवाल, व्हाट टर्म डिड व्लादिमीर पुतिन यूज टू डिस्क्राइब द इन्वेजन ऑफ यूक्रेन दैट बिगेन इन February 2022। क्या टर्म यूज की गई है, स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन, मिलिट्री इंटरवेंशन, डिफेंसिव एक्शन या पीस कीपिंग मिशन। शांति का तो कोई लेना देना नहीं है। अब आप कहेंगे डिफेंसिव एक्शन, सर आक्रमण पहले रशिया ने ही किया, ये हम जानते हैं। मिलिट्री इंटरवेंशन, क्या मिलिट्री की घुसपैठ यहां बताई गई है, तो आप कहेंगे सर ये भी अपनी जगह बिल्कुल सही नहीं है। ठीक है ना, तो आप कहेंगे ये एक स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन है। अब देखो बेटा, इस लिखे हुए कहानी को सबसे पहले पेज में क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले पेज में
सबसे पहली लाइन में ही इसका आंसर हमें मिल जाता है। क्वेश्चन 2 पर काम करते हैं। विच डॉक्यूमेंट एस्टैब्लिश द यूरोपियन सिक्योरिटी स्ट्रक्चर दैट वाज डिसरप्टेड बाय द रूसो यूक्रेनियन कॉन्फ्लिक्ट? कौन सा वो डॉक्यूमेंट है जो इस्टेब्लिश करता है यूरोपियन सिक्योरिटी स्ट्रक्चर को? ठीक है जी, 4 चॉइसेस हैं। पेरिस एग्रीमेंट, ट्रीटी ऑफ वर्सेलिस, हेलसिंकी अकॉर्ड्स या नाटो चार्टर। तो आप कहेंगे सर हमारे सामने तो यही हम लोगों ने देखा है, हेलसिंकी अकॉर्ड्स, इसी को हम लोगों ने देखा है, पैसेज में यही लिखा हुआ नजर आया। What factor contributed to Ukraine's resistance against the Russian invasion? Russian invasion के against किसने कंट्रीब्यूट किया है? चलिए देखते हैं। लैक ऑफ मिलिट्री सपोर्ट, स्ट्रॉन्ग नेशनल आइडेंटिटी, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी या पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी। आप इस लिखे हुए क्वेश्चन को अगर ध्यान से देखेंगे, ठीक है ना जी, तो इस लिखे हुए क्वेश्चन का आंसर हमें पैसेज में मिला। चैलेंज है, पैसेज में तो हमें इसका आंसर नहीं दिया गया। एक बार फिर से ऑब्जर्व कर लेते हैं, ध्यान से देखने का काम करते हैं, किस वजह से ये टिका पड़ा है भाई, ठीक है ना। तो आप क्या कहेंगे? यूक्रेनियन कॉन्फ्लिक्ट हैज डिस्ट्रॉयड द यूरोपियन सिक्योरिटी स्ट्रक्चर बिल्ट सिंस दिस अकॉर्ड ऑफ 1975 while the Ukrainian resistance has surprised the West. Fundamental questions persist. What made the war of aggression possible and what made the Ukrainians resist as they did and are continuing to do? What differentiates Ukrainian from Russian? What will be the consequences of the war for यूक्रेन, रशिया, यूरोप एंड द वर्ल्ड? तो आपको यहाँ कहीं पर भी ये समझ नहीं आएगा कि आखिर ये किस वजह से परसिस्ट करता है, ये जो युद्ध है अभी भी किस बेस पर चल रहा है, आखिर इसका क्या खास कारण है। ठीक है, तो लैक ऑफ मिलिट्री सपोर्ट, क्या इसके पास मिलिट्री सपोर्ट नहीं है? आप कहेंगे नहीं सर मिलिट्री सपोर्ट नहीं है तो युद्ध खत्म हो जाना चाहिए। पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी, सर क्या न्यूट्रल है पॉलिटिकली? ऐसा भी नहीं है। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है या स्ट्रॉन्ग नेशनल आइडेंटिटी है? सर इस देश को दूसरे देशों से सपोर्ट मिल रही है क्योंकि इसकी अपनी एक स्ट्रॉन्ग नेशनल आइडेंटिटी है, इसके अलावा कुछ और नहीं। ठीक है, ये है वो इन्फेरेंस बेस्ड क्वेश्चन जिसका आप लोगों को पैसेज को पढ़कर अपनी तरफ से एक सही सटीक इन्फेरेंस लगाना पड़ेगा, समझ दिखानी पड़ेगी। आइए अगले सवाल पर आते हैं। What has been a consequence for Russia as a result of the war? ठीक है ना, क्या परिणाम होगा रशिया के लिए इस मतलब वॉर का जो रिजल्ट अगर हम अज्यूम करें तो क्या हो सकता है? ठीक है ना जी, लिखा इंक्रीज इंटरनेशनल अलायंसेस, बहुत सारे देश इससे जुड़ जाएंगे, आसार तो नहीं है। ठीक है जी, इकोनॉमिक सैंक्शंस एंड आइसोलेशन, बिल्कुल अकेला पड़ जाएगा और हमारे इस रशिया के पास इकोनॉमिक सैंक्शंस भी होंगे, यानी कि इकोनॉमिकली ये अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर जाएगा, अकेला रह जाएगा। स्ट्रेंथन डेमोक्रेटिक गवर्नेंस, डेमोक्रेटिक होता तो यूक्रेन पे अटैक ही नहीं करता। एनहेंस्ड मिलिट्री कोऑपरेशन विद नाटो, नाटो ने तो पूरी तरह से एंटी कर दिया, वो आपके सामने पैसेज में कहा ही गया है। तो इसके लिए बी फॉर बॉम्बे के अलावा कोई और आंसर नहीं जाएगा। ठीक है बेटा, आइए भाई क्वेश्चन अगला देखते हैं। व्हाट मेजर थीम फ्रॉम जॉर्ज ऑरवेल 1984 इज रेफरेंस्ड इन रिलेशन टू द रूसो यूक्रेनियन कॉन्फ्लिक्ट? टोटलिटेरियनिज्म, ठीक है ना जी, संपूर्णवाद। सर्वेलेंस सोसाइटी, एक ऐसी सोसाइटी जिसके ऊपर निगरानी रखी जाती है। ठीक है जी, इंडिविजुअल फ्रीडम, ठीक है ना, इंडिविजुअल का मतलब हर किसी की अपनी आज़ादी। परपेचुअल वॉर, परपेचुअल का मीनिंग अगर आपको मैं बता दूं तो आसान हो जाएगा। ठीक है ना, कॉन्टिन्यूस इज समथिंग नेवर एंडिंग, यही बताया गया है, उसके अलावा कुछ नहीं। चलिए बेटा कुछ ग्लोसरी देख लेते हैं इससे रिलेटेड। स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन, विशेष सैन्य अभियान, इसका मतलब क्या हुआ? इन्वेजन, आक्रमण को कहा जाता है। ठीक है जी, ये छोटे छोटे शब्द हैं बेटा, हम लोग आप लोगों को ये समझाना चाहते हैं कि वोकैबुलरीज जिसको लेकर बच्चे परेशान हैं, ये वोकैबुलरीज आप लोग जब किसी भी न्यूज़पेपर से ढूंढते हैं तो उसका तरीका यही है। अदरवाइज जितना भी वोकैबुलरी है वो आप लोगों को वोकैब सिलेक्शन बैच में और टॉप 50 टॉप 100 की एक सीरीज है जो मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, उससे बाहर कुछ भी नहीं है भाई। ठीक है, वॉर ऑफ एग्रेशन का मतलब क्या हुआ? आक्रामक युद्ध जो गुस्से में उठाए कदम है। कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ, परिणाम हो गए। जॉर्ज ऑरवेल का क्या रेफरेंस है, ये आप सभी के सामने मैंने मेंशन कर दिया है। ठीक है बच्चों, चलिए भाई अब एक एनालिटिकल पैसेज पर आपको लेके चलते हैं। ठीक है, एक एनालिटिकल पैसेज पर आप लोगों को चलते हैं लेकर। देखिए भाई, पहले एक बार बेटे इस पैसेज को ध्यान से आप लोग पढ़ेंगे। आइए बच्चों, अब मैं भी आपके साथ पढ़ना शुरू करता हूँ। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, ठीक है जी, भारत का सर्वोच्च न्यायालय, अर्लियर दिस मंथ डिसमिस्ड अ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन दैट इज PIL। PIL की फुल फॉर्म है
पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, ठीक है ना, यानी कि जो जनमान्य लोगों की या सामान्य लोगों के इंटरेस्ट में कोई अपील कोई भी डाल देता है कि भाई सामान्य लोग इस चीज को जानना चाहते हैं, ठीक है, आस्किंग दैट द सेंट्रल गवर्नमेंट बी डायरेक्टेड टू स्टॉप एक्सपोर्टिंग डिफेंस इक्विपमेंट टू इजराइल एज तेल अवीव इज एलिजली कमिटिंग वॉर क्राइम्स इन गाजा, ठीक है ना जी। तो भाई इस तरह की एक PIL डाली गई है, क्या कि सेंट्रल गवर्नमेंट को इसका निर्देश दिया जाए कि रोके एक्सपोर्ट करना किसी को डिफेंस इक्विपमेंट को इसराइल को, क्योंकि इसका खास कारण है टेल अवीव इज एलिजली कमिटिंग वॉर क्राइम्स इन गाजा, क्योंकि इसी की वजह से वो गाजा में आक्रमण कर रहे हैं, गाजा को परेशान कर रहे हैं। द टॉप कोर्ट रिफ्यूज टू इंटरवीन, टॉप कोर्ट ने इस चीज के लिए सख्त मना कर दिया, ठीक है ना, दे विल नॉट डिस्टर्ब दिस प्रोसेस रिपोर्टेडली बिकॉज फॉरेन पॉलिसी इज नॉट इट्स डोमेन, फॉरेन पॉलिसी सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता, ठीक है जी, डोमेन। However, the issue that the PIL raised is a normative one, ठीक है ना, ये एक सामान्य है हमारे सामने, normative one that goes beyond Israel, Israel से परे चली जाती है, ठीक है बच्चों। It is critical to recall that quite, ठीक है जी, तो इसमें तो कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। It must be clearly understood given India's aspirations to become a major defense exporting nation, ठीक है ना, हम भी ये चाहते हैं, हम भी ये जानते हैं, समझते हैं कि इंडिया की जो इच्छाएं हैं कि वो भारत के मतलब मेजर बन जाए, एक बहुत बड़े लेवल पर काम करे, डिफेंस एक्सपोर्टिंग नेशन की तरह से बन जाए, उसकी इच्छा भी। इट इज क्रिटिकल टू रिकॉल दैट क्वाइट अ फ्यू कंट्रीज हैव कर्ब्ड मींस स्टॉप्ड डिफेंस एक्सपोर्ट्स टू, रोक दिया है, ठीक है ना जी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है रिकॉल करना। देखो कई बार ये शब्द आपके सामने आ गया, करेक्ट है, तो न्यूज़पेपर में बार बार रिपीटेड है, आपके पेपर में आ सकता है, इंपॉर्टेंट, ये भी बहुत ज़रूरी है अगर हम इसको रिकॉल करें कि कई कुछ ऐसे देश हैं जिन्होंने मना कर दिया एक्सपोर्ट करना इसराइल को। फॉर इंस्टेंस, अब देखो थोड़ा आगे बढ़ते हैं। For instance, a court in the Netherlands ordered the Dutch government to block the export of all F-35 fighter jet parts to Israel. The basis of this order is a European Union (EU) regulation which prohibits military equipment export to a country if there is a clear risk that the recipient, जो उसे प्राप्त कर रही है इजराइल कंट्री, वुड यूज सच इक्विपमेंट टू वायलेट इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ, IHL। एक नई टर्म है आप लोगों के लिए, GS में भी पूछा जा सकता है। IHL का मतलब क्या है, तो इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ इसे कहते हैं। ठीक इसी तरीके से द यूनाइटेड किंगडम गवर्नमेंट एक्टिंग अंडर द एक्सपोर्ट कंट्रोल एक्ट, ठीक है ना, जो यूके का मतलब यूके का अपना एक नियम है, अधिनियम है, reviewed Israel's compliance with IHL concerning the ongoing conflict in Gaza. It concluded that there is a clear risk, बहुत बड़ा रिस्क है जो स्पष्ट दिखाई दे रहा है, if certain arms, हथियार, ठीक है, नाउन में पढ़ाया जाता है बेटा आपको, हथियार आर एक्सपोर्टेड, अगर इनका निर्यात किया जाएगा टू इसराइल, दे वुड बी यूज टू कमिट और फैसिलिटेट सीरियस वायलेशंस ऑफ IHL, ठीक है ना जी, और IHL को ये वायलेट भी कर रहे हैं, ठीक है बच्चों। पहले सवाल पर आते हैं, व्हाट डिड द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया डिसमिस अर्लियर दिस मंथ, ठीक है जी, महीने की शुरुआत में। मेरे बच्चों ये भी आप लोगों के लिए 24/9/2024 के न्यूज़पेपर से बनाया हुआ क्वेश्चन है, आइए बच्चों बनाते हैं। व्हाट डिड द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया डिसमिस अर्लियर दिस मंथ, शुरुआत में क्या डिसमिस किया है सुप्रीम कोर्ट ने, अ पेटिशन टू इंक्रीज डिफेंस एक्सपोर्ट्स, सर इंक्रीज की तो कोई बात ही नहीं है सर, PIL regarding defense export to Israel, a request for humanitarian aid to Gaza involving international law violations, तो सर अधिकार क्षेत्र से बाहर है, इसलिए उन्होंने PIL इसी के बारे में अपनी बात को डिसमिस किया है। क्वेश्चन नंबर 2 को ऑब्जर्व करते हैं, क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 2, why did the Supreme Court refuse to intervene in the PIL? It lacked jurisdiction की कमी थी, फॉरेन पॉलिसी इज नॉट इट्स डोमेन, ज्यादा सटीक ये है, कुछ सटीक ये भी है, द केस वॉज डीम्ड इरिलीवेंट, ठीक है ना सर, ये इरिलीवेंट है केस इनके लिए, बात कुछ ये भी सही है, द PIL वॉज इम्प्रॉपरली फाइल्ड, PIL का गलत था फाइल करना या उसका स्ट्रक्चर गलत था। अब आप इस लिखे हुए ऑप्शन को ध्यान से देखिएगा, जो बच्चा मेंस के लिए सीरियस तैयारी कर रहा है ना,
उसको अब थोड़ा सा ध्यान से समझना होगा। हमारे सामने कई बार ऐसा होगा कि किसी भी लिखे हुए क्वेश्चन की अगर हम ध्यान से देखने की कोशिश करें तो एक आंसर तो गलत है, बाकी हमारे सामने 3 की संभावना बन सकती है। तो ऐसी सिचुएशन में हमारे पास क्या तरीका है मेरे बच्चों? ऐसी सिचुएशन में हम लोगों को परसेप्शन अपना ठीक करना होगा और हमारे सामने जो ऑप्शन मार्क करना है हमें, वो ऑप्शन क्या खास बात लेकर चलेगा? मार्क द ऑप्शन विच कंटेन्स द मैक्सिमम इंफॉर्मेशन, जिसके अंदर मैक्सिमम इंफॉर्मेशन सेटिस्फाई हो जाती है। अगर आप ध्यान से देखेंगे बाबू, ये वाला जो ऑप्शन है बी के अंदर इंक्लूड है, ये वाला जो ऑप्शन है वो बी के अंदर इंक्लूड है, तो इसी वजह से करेक्ट आंसर बी को हम लोगों ने मार्क कर दिया। Which country ordered its government to block the export of F-35 fighter jet parts to Israel? जर्मनी, फ्रांस, नीदरलैंड्स, कनाडा। बताइए जरा ध्यान से देख के। ये तो आपका सीधा एक फैक्चुअल क्वेश्चन है बच्चों। तो आप कहेंगे सर हमारे सामने लिखे हुए पैसेज में दिखा दोगे? आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखो भाई, हमारे सामने लिखा हुआ है F-35, ठीक है। जरा ध्यान से देखेंगे किसने मना किया है? नीदरलैंड्स ने मना किया है। तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आंसर हमारे सामने सेट है बॉस, बोलो हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने, व्हाट रेगुलेशन डिड द नीदरलैंड्स बेस इट्स ऑर्डर ऑन? नाटो ट्रीटी, यूनाइटेड नेशन चार्टर, यूरोपियन यूनियन रेगुलेशन या इंटरनेशनल ट्रेड अग्रीमेंट? ये भी हमें पैसेज से बिल्कुल सीधा सीधा मिल जाना है, ठीक है ना। नीदरलैंड ने भाई किस वजह से मना किया है, क्या आधार है उसके मना करने का, है ना जी, ये लिखा ना, द बेसिस ऑफ दिस ऑर्डर इज यूरोपियन यूनियन, ईयू रेगुलेशन। तो ईयू रेगुलेशन कहाँ है बाबूजी? है ईयू रेगुलेशन, ये रहा हमारे सामने, खत्म हो गया, ठीक है। इंफॉर्मेटिव है तो जो पैसेज कह रहा है उसकी सीधी सीधी इंफॉर्मेशन हम मार्क करते जाएंगे, हमें इससे ज्यादा परेशानी की जरूरत नहीं है। व्हाट कंक्लूजन, क्या निष्कर्ष निकलता है यूनाइटेड किंगडम गवर्नमेंट रीच, पहुंचती है, मतलब यूके गवर्नमेंट किस निष्कर्ष पर पहुंचती है रिगार्डिंग आर्म्स एक्सपोर्ट्स टू इजराइल? देयर इज नो रिस्क ऑफ आईएचएल, सर रिस्क तो है ना। एक्सपोर्ट शुड बी कंटिन्यू विदाउट रिस्ट्रिक्शंस, लगातार जाने दो, एक्सपोर्ट होने दो, कोई रेगुलेशन की जरूरत नहीं है। नहीं सर, देयर इज अ क्लियर रिस्क ऑफ सीरियस आईएचएल वायलेशन, पैसेज की आखिरी लाइन में ये चीज कही गई है, करेक्ट है। आइए बच्चों, अब इसी के बेसिस पर कुछ वोकैब्स को देख लेते हैं। सर पीआईएल का फुल फॉर्म आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। डिफेंस इक्विपमेंट रक्षा उपकरण हो गया, डिफेंस का मतलब पूछा जा सकता है, अलग हो गया, इक्विपमेंट का मतलब अलग हो गया। वॉर क्राइम्स, युद्ध से संबंधित अपराध, ठीक है जी। कंप्लायंस का मतलब होता है अनुपालन, ठीक है। कंप्लायंस शब्द बना है कंप्लाई से, ठीक है ना। कंप्लाई का मतलब क्या होता है? जो किसी चीज को फॉलो करता है, करेक्ट है जी। तो ये प्यारे प्यारे शब्द पेपर में जरूर पूछे जा सकते हैं। चलिए भाई अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये है पैसेज नंबर 9 और फैक्चुअल क्वेश्चन आपके सामने है। थोड़ी स्पीड बना के चलेंगे बच्चों। ये द हिंदू से हमने 23/9/2024 से क्वेश्चन बनाया आपके लिए। आइए बच्चों, पहले स्क्रीन को फ्रीज करेंगे, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। चलिए बच्चों, डिस्कशन शुरू करते हैं। द डिमांड फॉर अ नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी इज अगेन अंडर पब्लिक डिस्कशन, ठीक है। ध्यान से समझना किस चीज की डिमांड हो रही है। डिमांड के साथ हमेशा प्रेपोजिशन फॉर आती है। आर नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी, नेशनल राष्ट्रीय सिक्योरिटी सुरक्षा स्ट्रेटेजी रणनीति, आगे लिखा है इज अगेन, दोबारा अंडर पब्लिक डिस्कशन है, क्योंकि द नेबरहुड गेट्स इनटू अ फ्लक्स, ठीक है ना जी। क्योंकि जो आसपास के हमारे देश हैं, पड़ोसी देश हैं, वो एक फ्लक्स में हैं, ठीक है। फ्लक्स का मतलब क्या होता है भाई? तो फ्लक्स का मतलब होता है फ्लो ऑफ एनर्जी, ठीक है ना जी। फ्लो ऑफ एनर्जी कह सकते हैं। ओल्ड एनिमीज मसल अप, पुराने जो दुश्मन है अब वो ताकतवर महसूस कर रहे हैं। एंड न्यू फ्रेंड्स आर येट टू कमिट देमसेल्व्स, और कुछ नए दोस्त हैं वो भी कुछ ना कुछ हरकत करने वाले हैं। इंडियाज इकोनॉमिक एम्बिशंस टू बी क्या लिखा है ये, $4 ट्रिलियन इकोनॉमी, ठीक है जी। ये भारत की अर्थव्यवस्था है। इज ऑल्सो लाइकली टू, क्या लिखा है, is also likely to also face strong headwinds as the wars in Ukraine and Gaza continue dragging down global growth, ठीक है जी। जो घसीट कर लेकर आ रही है ग्लोबल ग्रोथ को नीचे, जिसमें यूक्रेन और गाजा के साथ जो वॉर चल रहे हैं।
द इकोनॉमी इज रियली द की टू एवरीथिंग, द इकोनॉमी इज रियली द की टू एवरीथिंग एल्स, हर चीज की यही चाबी है। आफ्टर ऑल एवरीवन वांट्स अ स्लाइस ऑफ द इकोनॉमिक पाई, ठीक है ना जी, हर कोई चाहता है कि अर्थव्यवस्था से संबंधित कोई ना कोई चीज उसके फायदे की भी हो। फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ टू मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, दैट मीन्स प्रायोरिटाइजेशन विद इन रेदर स्कैर्स रिसोर्सेज, प्रायोरिटाइज करना है, किस चीज को ज्यादा इंपॉर्टेंस देना है, भले ही हमारे रिसोर्सेज जो हैं क्या वो कम हैं, स्कार्स हैं, ठीक है, स्कार्स का मतलब कम। एंड दैट इज द की टू नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी मेकिंग, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं, नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी बनाते वक्त इन चीजों का जरूर ध्यान रखा जाता है। Interpreting the term for such an exercise, one has to first decide what comes under the umbrella term of, देखो to come under the umbrella यानी कि किसी टॉपिक में आना, किसी के अधिकार क्षेत्र में आना, ठीक है ना, टर्म ऑफ नेशनल सिक्योरिटी। द प्रॉब्लम इज इट मीन्स, प्रॉब्लम क्या है, इसका मतलब ये समझ में आता है, इट मीन्स डिफरेंट थिंग्स टू डिफरेंट स्टेट्स एट डिफरेंट टाइम्स, अलग अलग देशों के लिए अलग अलग अर्थ, अलग अलग इसके भाव, अलग अलग इसके पर्पस निकल कर आते हैं। Question number 1 and 2 we have, why is there a renewed discussion about a national security strategy, ठीक है ना जी, नया डिस्कशन क्या है, इकोनॉमिक ग्रोथ इज स्टेबल, इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो स्टेबल है। द नेबरहुड इज एक्सपीरियंसिंग फ्लक्स एंड टेंशन, ये तो कहा गया है पैसेज में, ठीक है। न्यू ट्रेड एग्रीमेंट हैव बीन एस्टैब्लिश्ड, ऐसा कोई पैसेज में नहीं जिक्र किया। देयर इज अ लैक ऑफ मिलिट्री रिसोर्सेज, ऐसा कुछ नहीं कहा गया है, वो तो अलग बात है कि हेल्थ सेक्टर और डिफेंस सेक्टर की बात कही गई है। व्हाट इकोनॉमिक गोल इज इंडिया एमिंग फॉर, किस चीज की तरफ हमारा टारगेट है, किस तरह, कितनी तरह की, मतलब कितने ट्रिलियन डॉलर पर हम जाना चाहते हैं, शायद $4 ट्रिलियन की बात यहाँ पर कही गई है, माफ कीजिएगा, कहा गया, हाँ $4 ट्रिलियन की बात कही गई है, ठीक है जी। चलिए क्वेश्चन 3 पर आते हैं। व्हाट फैक्टर्स आर लाइकली टू इम्पैक्ट इंडियाज इकोनॉमिक एम्बिशंस, क्या है वो फैक्टर, डोमेस्टिक पॉलिसी चेंजेस, ठीक है, ये इम्पैक्ट डालेगा इंडिया की इकोनॉमिक कंडीशंस पर, या फिर वॉर इन यूक्रेन एंड गाजा, ये तो हमें पैसेज में कहा गया है। इंक्रीज फॉरेन इन्वेस्टमेंट, कोई पैसेज में इसका जिक्र नहीं। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, कोई पैसेज में जिक्र नहीं है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द पैसेज, व्हाट इज कंसीडर्ड की टू नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी मेकिंग, मिलिट्री अलायंसेस, रिसोर्स प्रायोरिटाइजेशन, डिप्लोमेटिक निगोसिएशंस एंड पब्लिक ओपिनियन। आप रिसोर्सेज में किसको प्रायोरिटी देते हैं, सारा गेम इसी चीज पर टिका होता है, इसके अलावा कुछ और नहीं। Question number 5 we have, what type of language does the author use to convey the importance of national security strategy? Informal, casual, किस तरह की टोन है राइटर की, ये एक नई तरह का क्वेश्चन आप लोगों के लिए है बच्चों, ठीक है ना। पेपर का लेवल अगर उठाना है तो इस तरह का क्वेश्चन पेपर दे सकता है कि पैसेज लिखते वक्त राइटर किस तरह की लैंग्वेज अपनाता है, बताइए जरा इसको ध्यान से पढ़कर। इनफॉर्मल या कैजुअल, इनफॉर्मल या कैजुअल होने का मतलब क्या होता है, जब राइटर का अंदाज फ्रेंडली है, ठीक है ना। एनालिटिकल एंड कंटेम्पलेटिव, वो चीज़ों को ब्रेक करके इंफॉर्मेशन को और उस पर चिंतन व्यक्त कर रहा है, हो सकता है। सर ह्यूमरस, कोई भी बात यहाँ पैसेज में नहीं है। एग्रेसिव एंड कन्फ्रंटेशनल, सर एग्रेसिव गुस्सा नहीं दिखाया किसी चीज़ पर, विरोध थोड़ा थोड़ा जताया गया, तो ज़्यादा बेहतर आंसर हमारे सामने यही बचता है कि चीज़ों को विश्लेषण किया गया है और विश्लेषण के साथ साथ उस पर चिंतन भी व्यक्त किया गया है, ठीक है जी। कुछ शब्द हमारे सामने, नेबरहुड पड़ोसी क्षेत्र, इकोनॉमिक एम्बिशंस आर्थिक महत्वाकांक्षाएं, आगे लिखा है हेडविंड्स विरोधी परिस्थितियां, जरूर आ सकता है पेपर में, काम आ सकता है। ग्लोबल ग्रोथ वैश्विक वृद्धि, इकोनॉमिक पाई आर्थिक हिस्सा, प्रायोरिटाइजेशन बिल्कुल आ सकता है, ठीक है बच्चों। चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, पैसेज नंबर 10, और ये आज के डिस्कशन का आखिरी क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। फैक्चुअल क्वेश्चन आपके सामने लिखा है हम लोगों ने, और बाबू ये हिंदू से दिया गया है 23/9/2024 से। पहले स्क्रीन को फ्रीज करके क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। आइए बच्चों डिस्कशन शुरू करते हैं। डिस्पाइट, के बावजूद, फॉलिंग पॉवर्टी रेट्स, ठीक है ना, गरीबी जो दर है उसके गिरते हुए, गरीबी दर गिर रही है उसके बावजूद, एंड राइजिंग इनकम्स ओवर द लास्ट डेकेड, पिछले 10 वर्षों में लोगों का इनकम भी बढ़ रहा है, एंड मोर, इंडिया हैज स्ट्रगल टू सब्सटैंशियली इंप्रूव इट्स न्यूट्रिशनल आउटकम्स, अभी भी संघर्ष कर रहा है भारत जो सब्सटैंशियली मतलब ज्यादा इंपॉर्टेंट तरीके से
इंप्रूव नहीं कर पा रहा है न्यूट्रिशनल आउटकम्स में, ठीक है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्विस NFHS इन 2015, 16 एंड 2019, 21 शो स्टबर्नली हाई रेट्स ऑफ अंडर न्यूट्रिशन। स्टबर्नली, जिद्दी, मतलब जो अभी अडिग है, हिला ही नहीं है। हाई रेट्स ऑफ अंडर न्यूट्रिशन, बहुत बड़ी दर है आज भी जो अंडर न्यूट्रिशन अमंग चिल्ड्रन एंड हाई राइजिंग, यानी कि जो ऊंचा है काफी, रेट्स ऑफ एनीमिया अमंग अडल्ट्स, बड़े बुजुर्ग अनिमिक हो चुके हैं बहुत ज्यादा बड़े स्तर पर। इवन एज ओबेसिटी एंड ओवरवेट प्रिविलेंस, ओबेसिटी बहुत है, मतलब ओबेसिटी का मतलब पेटू है आज के टाइम के लोग सारे, ओवरवेट हैं, रह रहे हैं, हैज इंक्रीज्ड इन बोथ रूरल एंड अर्बन एरियाज। Healthy nutritious diets are widely recognized as key to tackling the so-called triple burden of malnutrition. दोबारा से पढ़ते हैं। Healthy nutritious diets are widely recognized, अब पूरी दुनिया इनको जानती है कि भाई आप जो भी खाते हैं खाओ, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो भी आप खाते हैं वो हेल्दी हो, न्यूट्रिशियस हो। न्यूट्रिशियस का मतलब जिसमें विटामिन, प्रोटीन, मिनरल सब कुछ शामिल हो, वो आप खाएं। एज की टू टैकलिंग सो कॉल्ड ट्रिपल बर्डन, किस चीज को हैंडल करने के लिए, जिसे हम कहते हैं ट्रिपल बर्डन ऑफ malnutrition। आप कहेंगे ट्रिपल बर्डन ऑफ malnutrition क्या कहता है? दैट इज का मतलब इसी की एक्सप्लेनेशन आगे है। द को एग्जिस्टेंस ऑफ अंडर न्यूट्रिशन, ओवर न्यूट्रिशन एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज। ये क्या है भाई हमारा ट्रिपल? पहली बात तो अंडर न्यूट्रिशन, यानी कि हमें कितनी प्रोटीन चाहिए दिन में ली, हमें कितनी विटामिन चाहिए, हमारी बॉडी में कितना फैट्स हमें खाने के लिए चाहिए भाई, वो है, उससे कम हो जाए अंडर न्यूट्रिशन, ज्यादा हो जाए ओवर न्यूट्रिशन। और फिर माइक्रो न्यूट्रिएंट हमारे सामने जो डेफिशिएंस है बिल्कुल माइक्रो लेवल पर, जैसे एक अगर हम कहने की कोशिश करें तो विटामिन डी, विटामिन डी एक ऐसा हमारे लिए बॉडी के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि जो हर रोज हमारी बॉडी में जनरेट होना चाहिए, हर रोज। अगर हम सन बाथ नहीं लेते हैं, अगर हम धूप में एक्सपोज्ड नहीं हैं, तो वो बहुत जल्दी डाउन होता है, और डाउन होने की वजह से हमारी बॉडी में बहुत सारी और कमियां पैदा हो जाती हैं, बीमारियां पैदा हो जाती हैं। एज इज द केस इन इंडिया, अनफॉर्चुनेटली मोस्ट इंडियंस डू नॉट कंज्यूम हेल्दी डाइट्स। ये तो सभी लोग जानते हैं, हेल्दी डाइट्स नहीं खा रहे हैं भाई साहब। 5 रुपए के छोले कुलचे खा लेते हैं, है ना, पेट भर जाता है, बात खत्म, ठीक है। वन ऑफ द की बैरियर्स टू बेटर ईटिंग इज द कॉस्ट ऑफ हेल्दी डाइट्स, ठीक है ना। कैसे अच्छा खाना खाया जा सकता है, इज द कॉस्ट ऑफ हेल्दी डाइट्स। अच्छा पैसेज है, मजेदार पैसेज है। पढ़ते हैं पहले दो सवाल। What trend has India experienced in the last decade regarding poverty and income? Rising poverty rates and falling income? सर नहीं, पॉवर्टी, गरीबी दर तो कम हो रही है लेकिन इनकम भी बढ़ रही है। पैसेज के पहली लाइन में ये कहा है कोई खास परिवर्तन नहीं है पॉवर्टी और इनकम में। परिवर्तन है भाई, इंक्रीजिंग पॉवर्टी रेट्स अलोंगसाइड इंक्रीजिंग इनकम। सर गरीबी दर बढ़ नहीं रही है, ठीक है जी। अकॉर्डिंग टू द नेशनल फैमिली हेल्थ Surveys NFHS, what nutritional issue remains high among children in India? Obesity rates, undernutrition rates, vitamin D deficiency high। अब ध्यान से देखने की कोशिश करते हैं तो बेटा यहाँ विटामिन डी का तो कोई लेना देना नहीं है, हाई प्रोटीन इंटेक ये भी कोई लेना देना नहीं है। तो ओबेसिटी रेट या अंडर न्यूट्रिशन रेट क्या नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के अनुसार कहा गया है? इसके लिए हमें पैसेज को देखना ही पड़ेगा बेटा। कहाँ है भाई हमारा NFHS? यहाँ हमें बताता है क्या चीज, शोड स्टबनली हाई रेट्स ऑफ अंडर न्यूट्रिशन, हाई रेट्स ऑफ अंडर न्यूट्रिशन, यही हमें बताया गया है। तो यही बताया गया, इसे हम हटा देते हैं भाई। चलिए बेटा अगले दो क्वेश्चंस के आंसर्स बनाकर देखेंगे फटाफट से, ठीक है। What is one of the primary barriers of consuming healthy diets in India? प्राइमरी बैरियर क्या है हेल्दी डाइट भारत में जो हम खा रहे हैं? लैक ऑफ अवेयरनेस अबाउट न्यूट्रिशन, कल्चरल डाइटरी प्रेफरेंसेस, कॉस्ट ऑफ हेल्दी डाइट्स, अवेलेबिलिटी ऑफ फूड ऑप्शंस। सबसे जो बड़ा मुद्दा पैसेज के अकॉर्डिंग हमें पता है कि सर हेल्दी डाइट जो है ना वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली है, इसलिए लोग हेल्दी डाइट की तरफ जाने की बजाय 5 रुपए के छोले कुलचे से अपना पेट भर लेते हैं। वो मतलब 20 रुपए के पकोड़े खा लेते हैं भाई साहब, उसी से पेट भर लेते हैं। उन्हें ये नहीं पता कि 5 रुपए के छोले कुलचे से उनके पेट को भाई साहब पेट तो भर जाएगा लेकिन न्यूट्रिशन वैल्यू बहुत कम होगी, जिसकी वजह से ही वो क्या है, प्रोन टू सिकनेस है। तो
तो ये बात हमारे सामने स्पष्ट है भाई। आइए, व्हाट डज द टर्म ट्रिपल बर्डन मालन्यूट्रिशन रेफर टू? ट्रिपल बर्डन मालन्यूट्रिशन किसे कहते हैं? तो ये तो सबसे पहले में ही बताया है, अंडर, ओवर और माइक्रो, यही बताया गया है, यही इसका आंसर है। प्रेवलेंस ऑफ डायबिटीज हार्ट नहीं सर। राइजिंग रेट्स ऑफ स्टार्वेशन नहीं सर। इकोनॉमिक कॉस्ट हटाओ सर, ये तो पैसेज से बाहर हो गई तीनों चीजें। अगला क्वेश्चन हमारे सामने आता है, व्हाट हैज बीन ऑब्जर्व्ड रिगार्डिंग ओबेसिटी एंड ओवरवेट प्रेवलेंस इन इंडिया? ठीक है जी, क्या ऑब्जर्व किया जा रहा है ओबेसिटी को और ओवरवेट को? इट हैज इंक्रीज इन बोथ रूरल एंड अर्बन एरियाज, बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल सही जवाब है। इट हैज रिमेन्ड अनचेंज्ड, सारे कैसी बात कर दी भैया। इट हैज इंक्रीज इन बोथ रूरल एंड अर्बन, ओ जल्दबाजी में ये पढ़ने की गलती हो गई, डिक्रीज नहीं इंक्रीज हुआ है, माफ कीजिएगा दोस्तों, बाकी का प्रोग्राम सेट है। इट इज ओनली अ कंसर्न इन अर्बन एरियाज, नहीं सर, दोनों एरियाज में ही ये बढ़ रहा है। देखो यहाँ पैसेज के आखिरी लाइनों में कहा है, ध्यान से देखने की कोशिश कीजिएगा, अर्बन एंड रूरल एरियाज दोनों तरफ ये चीज बढ़ रही है। ठीक है जी, देखें 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 देखें, ये रहा करेक्ट है। मैं कह रहा था लास्ट लाइन, यहाँ नहीं बेटा, ये वाली लास्ट लाइन में आपको बताया गया है। ठीक है, नाइस क्वेश्चन। आइए दोस्तों, कहानी को थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। ओवरवेट प्रेवलेंस, अधिक वजन का हमेशा रहना, ठीक है। ट्रिपल बर्डन मालन्यूट्रिशन सामने आ गया है। माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज का मतलब क्या है आपको समझा दिया गया है। और भाई इसके बाद इनको छोड़ दीजिए, इसमें कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। ठीक है बेटा, तो दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच लेडीज एंड जेंटलमैन। और हम लोगों ने आप लोगों के लिए एक बिल्कुल नया प्रयास किया है, और इस नए प्रयास का खासा पर्पस सिर्फ इतना ही है कि जो आप लोगों का रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन है, ठीक है, जो आप लोगों का रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन है, देखो मेरे बच्चों, पीवाईक्यू को तो हम लेंगे ही लेंगे, टेंशन नहीं। आज की क्लास के बाद आगे हम पीवाईक्यू को तो डेफिनेटली उठाएंगे ही, लेकिन इसके साथ जो रिसेंट न्यूज़पेपर से आप लोगों के लिए क्वेश्चंस बन सकते हैं, ठीक है जी, न्यूज़पेपर से हम उनको भी आपके लिए इसीलिए तैयार कर रहे हैं ताकि आप लोगों का एक हैबिट डेवलप हो सके कि किस तरह से क्वेश्चंस आ सकते हैं। करेक्ट है। इसके अलावा मेरे प्यारे दोस्तों, जो रिसेंट न्यूज़पेपर से आज हम लोगों ने आपके लिए क्लास दी है मेरे बच्चों, इसकी फीडबैक आप मुझे ज़रूर भेज सकते हैं। ठीक है ना जी, फीडबैक का या तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बता सकते हैं, वरना एक दूसरा तरीका भी आप लोगों के लिए है। जितनी भी क्लासेस आप लोगों के लिए हुई हैं उन सभी की, आप लोग अगर इंस्टा यूज़र हैं तो इंस्टा पर आप गोपाल वर्मा सर पर नाम से मुझे फॉलो कीजिएगा, और यहाँ पर आप मुझे अपनी फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि सर आपके कंटेंट में हमें ये चीज़ और चाहिए, जितना आप कर रहे हैं उतने से नहीं, अब हमें इससे ज़्यादा और क्या चाहिए, तो आप मुझे अपनी फीडबैक ज़रूर दे सकते हैं। थैंक यू सो मच, कीप इन टच, और ऐसे ही पढ़ते रहें, अपने समय को बचाते रहें, टू द पॉइंट, सटीक और सिलेक्शन के लिए कंटेंट की जुड़े रहें। ठीक है बच्चों, थैंक यू सो मच।